हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th की ज्योग्राफी के 4th चैप्टर जिसका नाम है जलवायु। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हमें भारत की जलवायु के बारे में, भारत के मौसम के बारे में और भारत की ऋतुओं के बारे में पढ़ेंगे। अब ऋतु लड़की मत समझ लेना, ऋतु का मतलब होता है सीज़न। सीज़न जैसे वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु ऐसे होती है ना। तो हम इन ऋतुओं के बारे में भी पढ़ेंगे और इसके अलावा हम पढ़ेंगे भारत में मॉनसून का आगमन और उसकी वापसी, यानी मॉनसून भारत में कब आता है और कहाँ कहाँ पे वर्षा होती है और मॉनसून भारत से कब जाता है। ठीक है, तो इन सब के बारे में भी हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। हम सबसे पहले ये देखेंगे कि मौसम और जलवायु बोलते किसे हैं और मौसम और जलवायु के बीच में क्या अंतर है। तो अगर मैं मौसम की बात करूं तो मौसम एक चेंज होने वाली चीज़ है, यानी मौसम के अंदर आपको लगातार चेंज देखने को मिलेगा, बदलाव देखने को मिलेगा। जैसे अभी जो ये वीडियो शूट हो रही है, इसकी जो रिकॉर्डिंग हो रही है, तो यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा धूप निकली हुई है ना। लेकिन इसके आधे 1 घंटे बाद या फिर 2 घंटे बाद में ये नहीं बता सकता कि अचानक से बारिश हो जाए या फिर धूप गायब हो जाए बिल्कुल और मौसम सुहावना हो जाए, हम नहीं बता सकते। तो ये क्या है, मौसम है। अभी धूप निकल रही है, अचानक से बारिश होने लग जाए, ठीक है ना, तो ये क्या, चेंज हो जाता है मौसम में। तो ये एक तरह का मौसम है। मौसम एक चेंजेबल चीज़ होती है। मौसम में लगातार हमें चेंज देखने को मिलता है। हम मौसम को देख तो सकते हैं बदलते हुए, लेकिन हम मौसम के बारे में ये नहीं बता सकते कि मौसम कब कैसा है। जैसे अभी धूप निकल रही है, लेकिन हम ये नहीं बता पाएंगे कि अभी आधे घंटे बाद या फिर 1 घंटे बाद बारिश होगी या नहीं होगी, या फिर पूरा दिन ही धूप रहने वाली है। लेकिन हाँ, हम मौसम को चेंज होते हुए देख सकते हैं, लेकिन उसके बारे में बता नहीं सकते। तो इसकी हम डेफिनेशन को पढ़ते हैं। मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र की वायुमंडल की अवस्था को बताता है। मौसम की अवस्था प्राय एक दिन में कई बार बदलती है, जैसे कि मैंने आपको भी बताया, तथा इसे हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। मौसम को हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसको चेंज होते हुए देखा जा सकता है। अब हम पढ़ते हैं जलवायु के बारे में। तो जलवायु की अगर मैं छोटी सी डेफिनेशन आपको बताऊं, तो इससे पहले अभी हमने क्या पढ़ा, मौसम। तो मौसम का जब आपको अनुभव हो जाता है, यानी आपने देखा है मौसम को, है ना, आपने इन सब चीज़ों को देखा है, कब बारिश हो सकती है, कब बादल ऐसे घने हो सकते हैं, कब आंधी तूफान हो सकते हैं या कब धूप निकल सकती है, आपने इन सब चीज़ों को देखा है। तो जब आपको मौसम का एक्सपीरियंस हो जाता है, जब आपको मौसम का एक्सपीरियंस हो जाता है, और ये एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, ये एक्सपीरियंस होना चाहिए लगभग 30 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस, यानी आपको अनुभव है इस चीज़ का, आपने 30 साल से अधिक उस चीज़ को देखा है कि कब गर्मी पड़ सकती है, कब सर्दी पड़ सकती है, कब आसमान बिल्कुल साफ सुहावना मौसम हो सकता है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन बताऊं जलवायु की, तो आप छोटी सी डेफिनेशन में इतना समझो कि मौसम के 30 साल के औसत या मौसम के 30 साल के एवरेज को, एक्सपीरियंस को क्या बोला जाता है, जलवायु बोला जाता है। अब देखो, आप इस मौसम के एक्सपीरियंस की बदौलत ये भी बता सकते हैं कि किस महीने में या किन दिनों में सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है। आप ये भी बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा गर्मी किन महीनों में, किन दिनों में पड़ती है। इसके अलावा आप वर्षा के बारे में, यानी किन महीनों में बारिश ज़्यादा होती है, किन महीनों में बिल्कुल आसमान साफ रहता है, सुहावना मौसम रहता है, आंधी तूफान, इन सब के बारे में भी आप बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको उस मौसम का 30 साल से ज़्यादा का अनुभव है, इसलिए आप ये बता सकते हैं। और आपको ये भी मालूम है कि दिसंबर और जनवरी के महीने में भारत में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। इसके अलावा मई, जून और जुलाई के महीने में बहुत ज़्यादा गर्मी देखने को मिलती है। अब हम जलवायु की डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। एक विशाल क्षेत्र में एक लंबी समय अवधि में, मतलब 30 साल से अधिक वर्ष में, मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग क्या कहलाता है, जलवायु कहलाता है। और मौसम और जलवायु के कुछ प्रमुख तत्व हैं, जैसे तापमान, आर्द्रता, पवन, वायुमंडलीय दाब तथा वर्षण। इसको आप याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं भारत की जलवायु के बारे में। भारत की जलवायु मानसूनी है। ये जलवायु एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया में
पाई जाती है। देश में एक प्रकार की जलवायु होने के बाद भी इसमें कई प्रादेशिक विभिन्नता देखने को मिलती है। जैसे अगर मैं तापमान की बात करूं और वर्षण की बात करूं, इन दोनों का उदाहरण लूं, तो गर्मियों के दिनों में क्या होता है, राजस्थान के मरुस्थल के कुछ भागों में तापमान कितना हो जाता है, लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। वहीं अगर जम्मू कश्मीर की बात करूं तो वहाँ का तापमान लगभग 20 डिग्री होता है। अगर मैं सर्दी की रातों की बात करूं तो जम्मू कश्मीर की द्रास का तापमान लगभग -45 डिग्री तक पहुंच जाता है। और वहीं दूसरी ओर केरल की जो राजधानी तिरुवनंतपुरम है, वहाँ का तापमान लगभग 22 डिग्री हो सकता है। इसके अलावा ये तो थी तापमान की बात। अगर मैं बात करूँ वर्षण की, तो हिमालय क्षेत्र में वर्षा जो होती है वो हिम बर्फ के रूप में होती है। यानी जो हिमालय जो क्षेत्र है वहाँ पे वर्षा कैसी होती है, बर्फ के रूप में, हिम के रूप में होती है। लेकिन देश के जो अन्य भाग हैं उनमें वर्षा कैसी होती है, एक सामान्य रूप से जिस तरीके से बारिश का पानी गिरता है, ठीक उस तरीके से सामान्य रूप से देश के बाकी हिस्सों में वर्षा होती है। तो कहने का मतलब ये था कि जलवायु एक होने के कारण भी देश में विभिन्नता देखने को मिलती है, और हमने 2 एग्जाम्पल की मदद से समझ भी लिया, तापमान और वर्षण की मदद से। इसके अलावा मेघालय में जहाँ 400 सेंटीमीटर वर्षा होती है, वहीं दूसरी ओर लद्दाख में और पश्चिमी राजस्थान में 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर के बीच वर्षा होती है, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं या कुछ ऐसे राज्य हैं जैसे तमिलनाडु का तट हो गया, वहाँ पर अधिकतम वर्षा या अधिकतर वर्षा कब होती है, अक्टूबर और नवंबर के महीने में। क्यों? ये वर्षा जो होती है ना वो लौटते मानसून के कारण होती है। जो तमिलनाडु के तट पर यानी कोरोमंडल के तट पर जो वर्षा होती है वो अक्टूबर और नवंबर के महीने में लौटते मानसून के कारण होती है। अब हम बात करते हैं कि किसी भी जलवायु को नियंत्रित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, यानी किसी भी जलवायु को कौन कौन से कारक नियंत्रित करते हैं। तो इसमें प्रमुख 6 कारक हैं। इसमें पहला है अक्षांश। पृथ्वी का आकार गोल होने के कारण, तो पहली बात तो ये ध्यान रखना, पृथ्वी का आकार गोल है ही नहीं, पृथ्वी का आकार जियोड है। हमने तो सिर्फ अध्ययन करने के लिए इसको गोल दिखाया है, ठीक है। तो पृथ्वी का आकार गोल होने के कारण पृथ्वी पर पड़ने वाली सूरज की रोशनी, जिसे सौर ऊर्जा के नाम से भी जानते हैं, अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। इसलिए सूरज की रोशनी विषुवत रेखा पर, जिसे हम भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, तो भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा पर सीधी चमकती है, तथा विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जैसे जैसे जाते हैं तो वहाँ वहाँ सूरज की रोशनी तिरछी पड़ती है, ना कि सीधी पड़ती है। अब इसको जरा तो कुछ इस तरीके से समझिए। तो देखो, ये है हमारी पृथ्वी, और हमें मालूम है कि हमने अपनी पृथ्वी के अध्ययन के लिए क्या है, इसको एक शेप दिया, यानी इसको गोल करके दिखाया, और इसके ऊपर कुछ काल्पनिक रेखाएं भी खींची गई, जैसे कि अभी आपको अपने सामने नज़र आ रही होंगी। तो इसमें जो पहली रेखा है, इन वाली जो रेखाओं को बोलते हैं हम अक्षांश रेखा। तो ये जो 0 डिग्री पर ये जो रेखा आपको नज़र आ रही है, इसको हम बोलते हैं विषुवत वृत्त, या फिर इसको भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। ये रेखा क्या करती है, ये रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने का काम करती है। तो 0 डिग्री पर आपको मिलेगी विषुवत वृत्त। अगर हम विषुवत रेखा से ऊपर की ओर जाते हैं, उत्तर की ओर, तो यहाँ पे एक रेखा आपको मिलेगी जिसे हम बोलते हैं कर्क वृत्त। ये 23.5 डिग्री उत्तर में है। और अगर बात करें विषुवत वृत्त के नीचे वाली रेखा, यानी जो ये रेखा दिख रही है आपको, इसको हम बोलते हैं मकर वृत्त। ये 23.5 डिग्री दक्षिण में है। और मैं अगर आपको बताऊं तो जो हमारा सूरज है और सूरज की जो रोशनी पड़ती है वो इन 3 रेखाओं, यानी कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखाओं के बीच में सीधी पड़ती है। यानी जो सूरज की रोशनी है वो सीधी कहाँ पड़ती है, वो कर्क रेखा और मकर रेखा के इस बीच वाले एरिया में, ये जो एरिया दिख रहा है, इस बीच वाले एरिया में जो है सूरज की रोशनी सीधी पड़ती है। लेकिन अगर मैं विषुवत रेखा से ऊपर की ओर जाऊँ या फिर कर्क वृत्त से ऊपर की ओर जाऊँ, यानी या मैं उत्तरी ध्रुव जाऊँ या फिर मैं विषुवत रेखा से दक्षिण की तरफ यानी दक्षिणी ध्रुव जाऊँ, तो यहाँ पे सूरज की रोशनी कैसी पड़ती है, तिरछी पड़ती है, ठीक है। तो जिसके कारण क्या होता है, सूरज की रोशनी तिरछी पड़ने के कारण यहाँ पे इतनी गर्मी नहीं होगी, और यहाँ का जो एरिया होगा वहाँ का तापमान जो होगा बहुत ज़्यादा कम होगा, जिस वजह से यहाँ पे बर्फ़ भी देखने को मिलेगी। तो यही कारण है कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ आपको देखने को मिलती है।
तो आप इतना समझ गए कि सूरज की रोशनी इन 3 रेखाओं के बीच में सीधी पड़ती है, बाकी सूरज की रोशनी तिरछी पड़ती है। तो जो अभी हमने पढ़ा था कि जितनी भी पृथ्वी पर जो सूरज की रोशनी पड़ती है, यानी जो सौर ऊर्जा होती है, वो अक्षांश के अनुसार अलग अलग होती है। जैसे जो विषुवत रेखा पर और कर्क रेखा और मकर रेखा पर क्या है, सूरज की रोशनी बिल्कुल सीधी पड़ती है, यहाँ पे भयानक गर्मी देखने को मिलती है। किसी एरिया को हम बोलते हैं उष्ण कटिबंध, ठीक है ना, उष्ण कटिबंध एरिया इसको बोला जाता है। तो अक्षांश के अनुसार जो होता है सूरज की रोशनी भी अलग अलग होती है। जैसे विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है सूरज की रोशनी, लेकिन अगर हम विषुवत रेखा से ऊपर की जाते हैं, यानी ध्रुव की तरफ जाते हैं, भले वो उत्तरी ध्रुव हो या फिर दक्षिणी ध्रुव हो, वहाँ पे सूरज की रोशनी कैसे पड़ती है, तिरछी पड़ती है। तो यही आपको इसमें समझाया गया था। इसका दूसरा कारक है ऊंचाई। जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से यानी जमीन से ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडल की सघनता कम हो जाती है और तापमान घट जाता है। इसलिए पहाड़ियों पर जो है गर्मी के मौसम में भी क्या है, ठंडक आपको देखने को मिलती है। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जब भी हम पृथ्वी से यानी जब भी हम ऊंचाई पर जाते हैं तो प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर क्या होता है, तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है। तो यही कारण है कि जब भी ऊपर ऊपर जाओगे, यानी पृथ्वी की सतह से ऊपर की तरफ जाओगे, तो वहाँ पे क्या है, तापमान घट जाता है, ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, तापमान घटने के कारण वहाँ पे आपको ठंडक महसूस होगी। इसका तीसरा कारक है वायुदाब एवं पवन तंत्र। किसी भी क्षेत्र का वायुदाब एवं पवन तंत्र उस स्थान की ऊंचाई और अक्षांश पर निर्भर करता है। इस प्रकार ये तापमान तथा वर्षा के वितरण को भी प्रभावित करता है। इसका चौथा कारक है समुद्र से दूरी। समुद्र का जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है तो ये प्रभाव कम होता जाता है एवं लोग विषम मौसमी अवस्थाओं को महसूस करते हैं। इसे महाद्वीपीय अवस्था भी कहा जाता है। देखो, जो समुद्र के जो आसपास वाले एरिया होते हैं ना, जो राज्य होते हैं या जो एरिया है आसपास का, तो वहाँ पे जो है जलवायु बिल्कुल समान, ना ज़्यादा ठंड पड़ती है ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है। किसके कारण? समुद्र के कारण। लेकिन हम जैसे जैसे समुद्र से दूरी पर जाते हैं तो वहाँ पे आपकी जलवायु में अंतर भी देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए इन्होंने बोला कि समुद्र का जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे हम समुद्र से दूर जाते हैं तो ये प्रभाव भी कम होता जाता है। इसका अगला कारक है महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्र की जलवायु को भी प्रभावित करती हैं। देखो, महासागरीय धाराएं 2 तरह की होती है, एक तो ठंडी होती है और एक गर्म होती है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। उदाहरण के लिए, जैसे कोई भी तटीय क्षेत्र है, वहाँ गर्म या फिर ठंडी धारा बह रही है और वायु की दिशा समुद्र के तट की ओर हो तो वह तट ठंडा या फिर गर्म हो जाता है। देखो, ये है वर्ल्ड मैप और जो धाराएं होती हैं वो 2 टाइप की आपको देखने को मिलेगी। एक तो ठंडी जलधारा और दूसरी गर्म जलधारा। तो जो ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा है, ये किसी एरिया के तापमान को या तो बढ़ाएगी या फिर किसी एरिया के तापमान को घटाएगी। कहने का मतलब है, या तो किसी भी क्षेत्र को ये गर्म कर देगी या फिर किसी भी क्षेत्र को ये ठंडा कर देगी। जैसे ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक धारा बहती है, ठंडी जलधारा। इसका नाम है कैलिफोर्निया की धारा। ये क्या करती है कैलिफोर्निया की धारा? ये इस वाले एरिया को ठंडा कर देती है। क्या करती है? इस वाले एरिया को ठंडा कर देती है, जिस वजह से क्या होता है, जो इसके आसपास का जो पानी है, जो इसके पास आसपास का जो एरिया है, वो भी ठंडा हो जाता है, यानी तापमान को कम कर देती है। अब पानी ठंडा हो गया तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे पानी गर्म होके भाप बन के तो ऊपर उड़ेगा नहीं और ना ही यहाँ पे बादल बनेंगे। तो जिस वजह से क्या होता है, ना पानी गर्म होगा, ना भाप बनेगा, ना भाप बन के ऊपर उड़ेगा और ना ही बादल बनेंगे, और बादल नहीं बनेंगे तो बारिश भी नहीं होगी। तो इस वजह से क्या होता है, यहाँ का जो एरिया है बारिश ना होने के कारण सूख जाएगा, मरुस्थलीय भी हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे मरुस्थल भी पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको हम्बोल्ट या फिर पेरू की जलधारा देखने को मिलेगी। ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे कौन सी धारा? हम्बोल्ट या पेरू की जलधारा। ये जो जलधारा है ये ठंडी जलधारा है और ये क्या करती है, ये भी इस एरिया को ठंडा कर देती है, जिसके कारण यहाँ पे भी बादल नहीं बनते हैं और बारिश नहीं होती है। तो यहाँ पे भी मरुस्थल आपको देखने को मिलेगा। और इसके अलावा
ये वाला जो एरिया है यहाँ पे एक धारा आपको देखने को मिलेगी, जलधारा, जिसका नाम है नॉर्वे की जलधारा। और ये कैसी है, ये गर्म जलधारा है, जिसके कारण क्या होता है, ये इस वाले एरिया को क्या है, गर्म कर देती है। इस वाले एरिया को क्या करती है, गर्म कर देती है। तो यहाँ की जलवायु कैसी होगी, एक गर्म जलवायु की आप मान सकते हो। यानी जो यहाँ पे इतनी बर्फ़ जमती है वो भी बर्फ़ यहाँ पे नहीं जम पाती है, ठीक है ना, इस गर्म जलधारा के कारण। तो जो जितनी भी महासागरीय जलधाराएं होती हैं वो किसी न किसी जलवायु को प्रभावित करने में या फिर नियंत्रित करने में क्या करती है, सहायक होती हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारक है किसी भी जलवायु को नियंत्रित करने वालों में से। इसके अलावा है ऊंचावच। ऊंचावच का मतलब है यानी किसी चीज़ का ऊंचाई पर होना, यानी वो समतल ना होना जगह, उसका थोड़ा ऊबड़ खाबड़ ऊंचाई पर होना। जैसे ऊंचे पर्वत ठंडी या फिर गर्म हवाओं को अवरोधित करते हैं। यानी जो बड़े बड़े पर्वत होते हैं वो क्या करते हैं, जो ठंडी हवा हो या फिर गर्म हवा हो उनको रोकने का काम करते हैं। यदि पर्वतों की ऊंचाई इतनी हो कि वह वर्षा लाने वाली हवा के रास्ते को रोकने में सक्षम होते हैं। कह रहा है यदि पर्वतों की ऊंचाई इतनी हो जाए, यानी पर्वत इतने इतने ऊंचे हों कि जो हवा आ रही है, यानी जो वर्षा लाने वाली जो हवा है वो आ रही है, तो उसे रोकने में अगर ये सक्षम हो जाते हैं तो ये उसे क्षेत्र में वर्षा का कारण भी बन सकते हैं, ठीक है ना। यानी अगर पर्वतों की ऊंचाई इतनी हो कि ये जो वर्षा लाने वाली हवाओं को रोक देते हैं तो ये वर्षा भी वहाँ पे करा सकते हैं। पर्वतों के पवना विमुख ढाल अपेक्षाकृत सूखे होते हैं। अब इसको जरा इस तरीके से समझो, ये है एक पर्वत, ठीक है ना, एक ऊंचा सा पर्वत है, और सपोज करो कि यहाँ से एक मानसूनी बादल आ रहा है। मानसूनी बादल हम उसे बोलते हैं जिसके अंदर पानी भरा होता है, यानी पानी वाले बादल को क्या बोलते हैं, मानसून बोलते हैं, यानी मानसूनी बादल, ठीक है। तो अब बादल खुद तो आएंगे नहीं, बादल को कौन लेके आते हैं, बादल को हवा अपने साथ में ढकेल कर ले आती हैं। अब आप सपोज करो कि यहाँ से कोई बादल आ रहा है मानसूनी, ठीक है, और बीच में है ऊंचा पर्वत। अब जब ये बादल आ रहा होता है तो ये बादल इस पर्वत को क्रॉस नहीं कर सकता क्योंकि इस पर्वत की ऊंचाई ज़्यादा है, ठीक है, तो ये बादल इसको क्रॉस नहीं कर सकता। अब ये बादल क्या होता है, इस पर्वत से जाकर टकरा जाता है, और टकराने के कारण जितना भी इसके अंदर पानी भरा होता है वो सारा का सारा यहीं की घेर देता है। क्या कर देता है, घेर देता है, यानी बारिश यही होने लग जाती है। तो इसी को हम कभी कभी क्या बोलते हैं, बादल का फटना बोलते हैं। यानी जब बादल अचानक से किससे टकरा जाता है, जब बादल अचानक से पर्वत से टकरा जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, बादल का फटना बोलते हैं। तो इस वाले एरिया को जो देख रहे हो आप, इस वाले एरिया में तो बारिश हो जाएगी क्योंकि ये बादल यहाँ से टकरा गया और इस वाले एरिया में बारिश हो गई। लेकिन जो ये वाला एरिया देख रहे हो, इस वाले एरिया में बारिश नहीं होगी। क्या होगा, इस वाले एरिया में बारिश नहीं हो पाएगी। किस लिए, क्योंकि पर्वत बीच में था, उसकी ऊंचाई ज़्यादा थी, बादल तो टकरा गया लेकिन बादल ने इस साइड वाले एरिया में बारिश करा दी, लेकिन इस साइड वाले एरिया में बारिश नहीं कराई। तो जहाँ पे बारिश होती है, यानी जिस वाले एरिया में बारिश हुई है, उसको हम बोलते हैं पवनाभिमुख। क्या बोलते हैं, पवनाभिमुख ढाल बोलते हैं। लेकिन जहाँ पे बारिश नहीं होती, अब ऐसा नहीं है यहाँ पे बिल्कुल भी बारिश नहीं होती, थोड़ी सी बहुत ही कम मात्रा में बारिश होती है, ठीक है ना। ये समझ लो कि इस 100% बारिश का 10% मुश्किल से यहाँ पे बारिश हो जाएगी, लेकिन कम होगी। लेकिन ये जो वाला एरिया है यहाँ पे बारिश बिल्कुल नाम मात्र की होगी, यानी नाम मात्र के करीब भी बारिश यहाँ पे होगी। इस वाले एरिया को हम बोलते हैं पवना विमुख ढाल। क्या बोलते हैं, पवना विमुख ढाल। इसे हम वृष्टि छाया क्षेत्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वृष्टि छाया क्षेत्र, ठीक है ना, क्योंकि इस वाले एरिया में इसकी तुलना में इतनी वर्षा नहीं हुई है। तो यही इन्होंने अभी अपनी इसमें बोला था कि जो ऊंचे पर्वत होते हैं वो क्या करते हैं, जो हवाएं आती हैं, यानी एग्जाम्पल के लिए जो बादल आते हैं उनको रोकने में सक्षम होती है, और कभी कभी ये वर्षा का कारण भी बनते हैं। तो जहाँ पे वर्षा होती है उसको हम बोलते हैं पवना विमुख ढाल। जहाँ पे वर्षा बिल्कुल नहीं होती या बहुत ही कम मात्रा में होती है उसको हम बोलते हैं पवना विमुख ढाल, या फिर वृष्टि छाया क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो ये थे आपके किसी भी जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 कारक। अब हम बात करते हैं भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। तो भारत की जलवायु को कई कारक प्रभावित करते हैं। इसमें सबसे पहले है अक्षांश। अगर अक्षांश की बात करें तो कर्कवृत्त, यानी जो कर्क रेखा है वो भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है, यानी कर्क रेखा भारत के बिल्कुल बीचों बीच से होकर गुजरती है। ये पश्चिम में कच्छ के रण से, जो कि गुजरात में है, कच्छ का रण कहाँ पे पड़ता है, गुजरात में पड़ता है,
ये कच्छ के रण से लेकर पूर्व में मिजोरम से होकर गुजरती है। कर्क रेखा कैसे गुजरती, देखो कर्क रेखा भारत के बिल्कुल बीचों बीच से होकर गुजरती है और भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसके अलावा मैं बात करूं तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर सबसे पश्चिम में बात करें तो ये गुजरात के कच्छ के रण से लेकर पूर्व में मिजोरम से होकर गुजरती है। देश का लगभग आधा हिस्सा कर्क वृत्त के दक्षिण में है, जो कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, और कर्क वृत्त के अगर उत्तर वाले हिस्से को देखेंगे तो वो उपोष्णकटिबंध है। इसलिए भारत की जलवायु में उष्णकटिबंधीय जलवायु एवं उपोष्णकटिबंधीय जलवायु की विशेषता उपस्थित है। अब इसको हम जरा मैप पर समझते हैं। देखो ये है ग्लोब, और अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था इन तीनों रेखाओं के बारे में, यानी कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। और हमें पता है कि जो सूरज की रोशनी है, सूरज की रोशनी कहाँ पड़ती है, इन तीनों रेखाओं के बीच में लंबवत पड़ती है, और बाकी जगह क्या है, सूरज की रोशनी तिरछी जाती है। अच्छा एक बात बताओ, अगर सूरज की रोशनी यहाँ पे बिल्कुल सीधी चमक रही है यानी लंबवत पड़ रही है, तो यहाँ का एरिया कैसा होगा, यहाँ का एरिया होगा गर्म, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम गर्म क्षेत्र। क्या बोलेंगे, गर्म क्षेत्र बोलेंगे। लेकिन ज्योग्राफी की भाषा में गर्म को बोलते हैं उष्ण और क्षेत्र को बोलते हैं कटिबंध। क्या बोलते हैं, क्षेत्र को क्या बोलते हैं, कटिबंध बोलते हैं। इसलिए हम इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंध। कौन सा एरिया बोलते हैं, उष्ण कटिबंध यानी गर्म क्षेत्र। ज्योग्राफी की भाषा में बोलेंगे उष्ण कटिबंध। तो जो ये तीनों रेखाएं यानी कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा के जो बीच वाला एरिया है उसको हम बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं, यानी उष्ण कटिबंधीय बोलते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं भारत की स्थिति के बारे में, तो भारत की जो स्थिति है वो कर्क रेखा के इधर है, यानी कर्क रेखा भारत के बिल्कुल बीचों बीच से होकर गुजरती है। जो भारत का प्रायद्वीपीय वाला हिस्सा है वो तो इस कर्क रेखा के नीचे है, ठीक है। और कर्क रेखा के जो ऊपर वाला हिस्सा यानी जो भारत का जो उत्तरी भाग है ना, वो कहाँ पे है, वो यहाँ पे पड़ जाता है कर्क रेखा के ऊपर वाले एरिया में, जिस तरीके से अभी आप अपने सामने देख भी पा रहे होंगे। तो कर्क रेखा के जो नीचे वाला एरिया यानी जो भारत का जो ये नीचे वाला एरिया है जिसको हम प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं, ये तो कर्क रेखा से नीचे है। इसका मतलब ये किस क्षेत्र में आता है, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आ जाता है। लेकिन अगर बात करें कर्क रेखा से उत्तर वाली तरफ यानी उत्तर की तरफ बात करें, तो भारत का जो ये वाला एरिया है ये जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में नहीं आता, बल्कि क्या होता है, सूरज की रोशनी इस वाले एरिया में क्या पड़ती, तिरछी पड़ती है। सूरज की रोशनी इस वाले एरिया में तिरछी पड़ती है, इसलिए यहाँ पे ना तो ज़्यादा सर्दी पड़ेगी ना ही ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, यानी यहाँ पे गर्मी सर्दी दोनों क्या है, समान होंगे, ठीक है। ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी, दोनों का यहाँ पे मिक्स होगा, गर्मी और सर्दी। यानी आप कह सकती हो जो कर्क रेखा से उत्तर में जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है वो गर्म भी होगा और ठंडा भी होगा। तो ज्योग्राफी की भाषा में गर्म को बोलते हैं उष्ण, क्या बोलते हैं, ज्योग्राफी की भाषा में गर्म को बोलते हैं उष्ण, और ठंडे वाले एरिया को बोलते हैं शीत। क्या बोला जाता है, ठंडे वाले एरिया को शीत बोला जाता है, और क्षेत्र को बोला जाता है कटिबंध। तो इसको अगर हम जोड़ दें, यानी शीत प्लस उष्ण यानी शीतोष्ण, क्या बोलेंगे, शीत प्लस उष्ण यानी शीतोष्ण, और एरिया को बोलते हैं कटिबंध। तो इस वाले एरिया को हम बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। क्या बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे गर्मी सर्दी दोनों बराबर पड़ेंगी, इसलिए इसको बोलते हैं शीत प्लस उष्ण यानी शीतोष्ण कटिबंध। तो भारत की जो कर्क रेखा के उत्तर वाला एरिया है यानी ये वाला एरिया, यहाँ पे कैसी जलवायु, शीतोष्ण देखने को मिलेगी। लेकिन कर्क रेखा की जो दक्षिण वाला एरिया है यानी भारत की जो प्रायद्वीपीय वाला हिस्सा है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी उष्णकटिबंधीय जलवायु, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा समझना था। अगला है ऊंचाई। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत स्थित है जिसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है। देखो जो मध्य एशिया यानी जो रूस है, रूस के साइबेरिया क्षेत्र से ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं भारत की तरफ, ठीक है। ये जो ठंडी हवाएं होती है इनका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम होता है। कहने का मतलब है इनका जो तापमान होता है बिल्कुल माइनस में जाता है, मतलब इतनी ठंडी हवाएं होती हैं। तो
भारत के बिल्कुल बीचों, भारत की उत्तरी दिशा में कौन है? हिमालय पर्वत है। तो जो मध्य एशिया से जो ये ठंडी हवाएं आती हैं, इनको रोकने का काम कौन करता है? हिमालय पर्वत करता है। तो एक तरह से ये भारत की सुरक्षा करता है, ठीक है। इन्हीं पर्वतों के कारण इस क्षेत्र में मध्य एशिया की तुलना में ठंड कम पड़ती है। और यही कारण है कि जो अपने हिमालय के जो ये दक्षिण वाला एरिया है, यानी पूरा भारत कह सकते हो आप, इस वाले क्षेत्र में क्या है, इतनी सर्दी नहीं पड़ती है, ठीक है ना। इतनी सर्दी, इतनी ठंड नहीं पड़ती है जितनी मध्य एशिया में पड़ती है, क्योंकि जितनी भी ठंडी हवाएं थी उनको तो हिमालय पर्वत ने रोक लिया। अगर ये हिमालय पर्वत ना होता तो सोचो अब क्या होता है यहाँ पे। इसके अलावा इसके साथ भारत के उत्तरी दिशा में स्थित हिमालय पर्वत भारतीय उपमहाद्वीप को सुरक्षा प्रदान करने में भी मदद करता है। जाहिर सी बात है, जो हिमालय पर्वत है वो भारत को क्या है, कई मायनों में सुरक्षा भी प्रदान करता है। इसके अलावा भारत का तटीय क्षेत्र भी विशाल है, जहाँ पे अधिकतम ऊंचाई लगभग 30 मीटर के करीब है। अगला है वायुदाब एवं पवन। भारत में जलवायु तथा संबंधित मौसमी अवस्थाएं वायुमंडलीय अवस्थाओं से संचालित होती हैं। पृथ्वी के घूर्णन के कारण एक बल उत्पन्न होता है जिसे हम कोरियोलिस बल बोलते हैं। देखो, पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूमती है ना, पृथ्वी जो 24 घंटे में एक बार चक्कर लगाती है अपना, तो वो उसके घूर्णन के कारण, यानी पृथ्वी के घूमने के कारण क्या होता है, जो बल महसूस होता है, जो झटका लगता है इसे घूमने के कारण, ठीक है ना, जो बल उत्पन्न होता है, उस बल को हम बोलते हैं कोरियोलिस बल। और इस बल के अनुसार कहा गया है कि उत्तरी गोलार्ध में जो जितनी भी हवाएं हैं वो कहाँ चलेंगी? अपने दाईं ओर मुड़ जाएंगी, ठीक है ना। उत्तरी गोलार्ध में जितनी भी हवाएं होंगी वो दाईं ओर मुड़ जाएंगी, और दक्षिणी गोलार्ध की जितनी भी हवाएं होंगी वो कहाँ गति करेंगी? बाईं ओर गति करेंगी, इस बल के अनुसार। पवन उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गति करती है। इसके अलावा भारत की वायुदाब तथा पवन तंत्र अद्वितीय है। शीत ऋतु में हिमालय के क्षेत्र में उच्च दाब होता है तथा इस क्षेत्र की हवाएं दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र की ओर बहती हैं। ग्रीष्म ऋतु में, यानी गर्मियों के दिनों में, आंतरिक एशिया तथा उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। इन कारण गर्मी के दिनों में वायु की दिशा पूरी तरह परिवर्तित हो जाती है। वायु दक्षिण में स्थित हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र से भारतीय उपमहाद्वीप के निम्न क्षेत्र की ओर गति करती है। इन्हें दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के नाम से जाना जाता है। अब जरा इसको मैप पर समझो। इसे समझने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि उच्च दाब और निम्न दाब होता क्या है। तो हमें मालूम है कि जो सूरज की रोशनी है वो पृथ्वी पर हर जगह पड़ रही है, कहीं ज़्यादा है तो कहीं कम, और कहीं कहीं तो सूरज की रोशनी पहुंच ही नहीं पाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे आपको बर्फ़ देखने को भी मिलती है। तो जहाँ सूरज की रोशनी ज़्यादा पड़ती है, यानी पृथ्वी पर ऐसे कई सारे एरिया हैं, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा सूरज वहाँ पे चमकता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो जो एरिया होता है जहाँ पे सूरज ज़्यादा चमकता है, तो वो एरिया क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। जाहिर सी बात है, अगर सूरज की रोशनी वहाँ ज़्यादा पड़ रही है तो वो एरिया गर्म हो जाएगा। अब होता क्या है कि वहाँ का जो एरिया है तो वहाँ पे हवा भी होंगी, जो वहाँ की हवा होती है वो गर्म हो जाती है। सूरज की रोशनी पड़ने से क्या होगा? वहाँ का एरिया गर्म होगा, और वहाँ की जो हवाएं होंगी वो भी गर्म हो जाती हैं। और हवा की एक बात है कि जब भी हवा गर्म होती है तो हवा के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं? दूर दूर हो जाते हैं। हवा के कण गर्म होने पर दूर दूर हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, जो हवा होती है वो हल्की हो जाती है। और कोई चीज़ हल्की होती है तो वो क्या है? ऊपर की ओर उठने लगती है, ठीक है। तो ऐसे ही हवा के साथ होता है। जब सूरज की रोशनी इस एरिया पर ज़्यादा पड़ती है तो वहाँ का एरिया हो जाता है गर्म, और गर्म होने की वजह से जो वहाँ की हवाएं हैं, वहाँ की उनकी जो हवा के कण हैं वो भी क्या होते हैं? दूर दूर हो जाते हैं, जिसकी वजह से हवा हल्की हो जाती है, और हवा हल्की होने के बाद ऊपर की तरफ उठने लगती है। जो ये वाला एरिया है ना, जो ये वाला एरिया है जिसे आप देख पा रहे हो अपने सामने, इसी को हम बोलते हैं निम्न दाब। क्या बोलते हैं? निम्न दाब। यहाँ पे निम्न दाब क्यों हुआ? क्योंकि सूरज ने इस एरिया को गर्म कर दिया, इसकी हवा को भी गर्म करके बिल्कुल हल्का कर दिया, और जिसकी वजह से हवा ऊपर की ओर उठ गई। तो ये वाला क्षेत्र होता है निम्न दाब। अब बात करते हैं कि उच्च दाब क्या होता है और ये कहाँ बनता है। तो पृथ्वी पर कुछ ऐसे एरिया भी हैं
जहाँ पे बहुत ज़्यादा सूरज क्या करता है उस एरिया को गर्म कर देता है और वहाँ गर्मी देखने को मिलती है ना। लेकिन पृथ्वी पर कुछ ऐसे एरिया भी हैं जहाँ पे सूरज की रोशनी पहुँच ही नहीं पाती है, वहाँ पे सिर्फ आपको बर्फ़ देखने को मिलेगी। क्या होगा? बर्फ़ देखने को मिलेगी। अब ज़रा सोचो कि जहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं पहुँच रही है तो वो एरिया क्या गर्म होगा? नहीं होगा। अगर वो एरिया गर्म नहीं होगा तो वहाँ की जो हवाएं हैं क्या वो गर्म होंगी? नहीं होंगी। गर्म नहीं होंगी तो ऊपर की ओर उठेगी नहीं हल्की होकर। तो एग्जाम्पल के लिए समझो ये वाला एरिया, जिस तरीके से अभी आप अपने सामने देख पा रहे हो। अभी तो आपने ये वाला देखा जहाँ पे सूरज की रोशनी बिल्कुल सीधी पड़ रही थी, ज़्यादा यहाँ पे गर्मी देखने को मिल रही थी, है ना। ये वाला एरिया बिल्कुल गर्म हो चुका था, तो इसको हमने बोला निम्न दाब। लेकिन एक ऐसा एरिया जो ये अपने सामने देख पा रहे हो आप, ये वाला एरिया यहाँ पे सूरज की रोशनी बिल्कुल पहुँच ही नहीं पा रही थी, जिसकी वजह से यहाँ का जो क्षेत्र था, आसपास का एरिया था, वो गर्म भी नहीं हुआ। इसकी वजह से हवा भी गर्म नहीं हुई और ना ऊपर की ओर उठी। तो इस वाले एरिया को हम क्या बोलते हैं? इस वाले एरिया को बोलते हैं उच्च दाब। क्या कहा जाता है? उच्च दाब। अब होता क्या है कि जो ये निम्न दाब है ना, ये वाला एरिया जो ये निम्न दाब है, तो यहाँ की जो हवाएं गर्म होकर ऊपर उठी थी, क्योंकि हल्की हो गई थी गर्म होकर, तो यहाँ की जो हवा गर्म होकर ऊपर उठ गई थी, तो इनके नीचे वाला जो एरिया था वो तो खाली हो जाएगा, है ना। जाहिर सी बात है, अगर ये हवा गर्म होकर ऊपर उठ गई तो नीचे वाला एरिया हो जाएगा खाली। अब क्या होता है कि जो ये उच्च दाब वाली जो वायु होती है, यानी ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ की भी तो हवा होंगी इसके आसपास में, ये तो गर्म होकर ऊपर उठी नहीं थी, लेकिन निम्न दाब वाली हवाएं ऊपर की ओर उठ गई थी। तो क्या होता है, जब ये निम्न दाब वाली हवाएं ऊपर की ओर उठ जाती हैं, तो ये जो उच्च दाब वाली जो हवाएं होती है ना, ये क्या करती है, इस एरिया को भरने के लिए आती हैं। क्या करती है? इस एरिया को एकदम से भरने के लिए आते हैं। तो क्या होता है, उच्च दाब से जो हवा होती है वो निम्न दाब की ओर चलती है। क्यों? क्योंकि निम्न दाब की हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ गई और उनका जो एरिया था वो खाली हो गया। इस वजह से आसपास की जो हवाएं होती हैं इस खाली एरिया को भरने के लिए आती हैं। ठीक है, तो उच्च दाब से हवा कहाँ चलेगी? निम्न दाब की ओर चलेगी। और आपको रीज़न भी पता है क्यों? क्योंकि हवा गर्म होकर ऊपर उठ चुकी है। तो इसलिए हवाएं हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गति करती हैं। तो आपको ये समझ आ गया होगा। तो आपको इसमें यही बताया गया था, इसमें एग्जाम्पल दिया था हिमालय का टॉपिक। अब देखो, ये है अपना इंडिया का मैप, और हमें पता है कि भारत के उत्तरी दिशा में कौन सा पर्वत है? हिमालय पर्वत, जिस पे आपको बर्फ़ ही बर्फ़ देखने को मिलेगी। और हमें पता है कि जहाँ बर्फ़ देखने को मिलती है, यानी इसका रीज़न क्या है? क्योंकि वहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पा रही है, इसलिए यहाँ पे बर्फ़ देखने को मिल रही है। तो हमें पता है कि जहाँ बर्फ़ देखने को मिलती है यहाँ पे कौन सा दाब होगा? उच्च दाब होगा। कौन सा दाब? उच्च दाब होगा, क्योंकि सूरज की रोशनी यहाँ पे नहीं पहुँच पा रही है, यहाँ पे पूरे में बर्फ़ ही बर्फ़ जमी हुई है। तो यहाँ पे होता है उच्च दाब। लेकिन अगर मैं बात करूँ कर्क रेखा से नीचे वाले एरिया की, अभी हमने इसमें ग्लोब पर भी पढ़ा था कि कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा में क्या होता है, सूरज की रोशनी बिल्कुल सीधी पड़ती है। ये एरिया उष्णकटिबंधीय कहलाता है, यानी बिल्कुल गर्म क्षेत्र कहलाता है। तो अगर मैं कर्क रेखा से नीचे वाले एरिया की बात करूँ, या वो प्रायद्वीपीय भारत हो या फिर वो अपना हिंद महासागर हो, तो यहाँ का एरिया तो गर्म होगा ना। जाहिर सी बात है, वहाँ का एरिया गर्म होगा, क्योंकि वहाँ सूरज की रोशनी लंबवत पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ का एरिया होता है गर्म, और जहाँ का एरिया गर्म होता है वहाँ की हवा होती है गर्म, और जहाँ की हवा गर्म होती है तो वहाँ की हवा गर्म होकर हो जाती है हल्की, और हल्की होने के बाद ऊपर उठ जाती हैं। और हिमालय पर्वत पर क्या है? उच्च दाब। तो होता क्या है कि जब ये जो हिंद महासागर है इसकी हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ जाती हैं, तो हिमालय पर्वत की जो उच्च दाब है वहाँ की हवाएं क्या करती है, हवाओं पर जो एरिया खाली हुआ है उन हवाओं के एरिया को भरने के लिए आ जाती हैं। तो यही अभी हमने पढ़ा था कि जो हिमालय के उच्च दाब से हवाएं चलती हैं और कहाँ गति करती हैं? हिंद महासागर की ओर गति करती है। क्यों? क्योंकि हिंद महासागर की हवाएं जो है वो गर्म होने के कारण ऊपर उठ जाती हैं, जिसके कारण क्या होता है, वहाँ का जो एरिया होता है वो कैसा हो जाता है? बिल्कुल खाली हो जाता है। ठीक है, और इस वजह से वो जितने भी उच्च दाब वाली, यानी जो हिमालय पर्वत से जो हवा चली है उच्च दाब से, वो क्या करती हैं, इस एरिया को भरने के लिए आ जाती हैं। इसके अलावा अगर बात करें जून के महीने में, तो जून के महीने में क्या होता है? जून के महीने में जो हमारा सूरज होता है वो कर्क रेखा पर होता है। इस वजह से क्या होता है, हमें पता है
इस कर्क रेखा के, ये कर्क रेखा कहाँ से गुजर रही है? भारत के बिल्कुल बीचों बीच में से, और सूरज का है इस कर्क रेखा पे होता है। इस वजह से क्या होता है, सूरज उत्तर भारत वाले एरिया को, दक्षिण वाले भारत के जो एरिया है उसको गर्म कर देता है। एक तरह से कह लो भारत को पूरी तरह से गर्म कर देता है, ठीक है ना, क्योंकि सूरज बिल्कुल कर्क रेखा के ऊपर होता है जून के महीने में, गर्मियों के दिनों में। अब होता क्या है, अब सूरज जो इस पे कर्क रेखा के ऊपर है, तो सूरज इस एरिया को कर देता है गर्म। क्या कर देता है? गर्म कर देता है। अब ये एरिया गर्म होने की वजह से क्या होता है, यहाँ की भारत की जितनी भी हवाएं होती है क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। गर्म होकर ऊपर की तरफ उठने लगती है, क्योंकि हल्की हो जाती है, इनके कण दूर दूर हो जाते हैं गर्म होने के कारण। तो ये हवाएं, यहाँ की हवा भी क्या होती है? ऊपर की ओर उठ जाती है। तो यहाँ पे कैसा दाब होगा? निम्न दाब होता है, क्योंकि यहाँ का एरिया गर्म हो गया। तो अब होता क्या है कि जो ये वाला एरिया है निम्न दाब, यहाँ की जो हवाएं होती है वो गर्म होकर ऊपर की ओर उठ जाती हैं। तो यहाँ हो गया निम्न दाब। अगर मैं बात करूँ इधर हिंद महासागर की बात करूँ, तो पानी की एक खासियत ये होती है कि पानी ना तो इतनी जल्दी गर्म होता है और ना ही जल्दी से ठंडा होता है, ठीक है। तो पानी क्या होगा इस स्थल की तुलना में, यानी जो ये उत्तर वाला एरिया है ना, ये तो बहुत ज़्यादा गर्म होगा क्योंकि सूरज बिल्कुल ऊपर है, और ये वाला एरिया बहुत ज़्यादा गर्म होगा। और हिंद महासागर की बात करो तो वो वाला एरिया स्थल की तुलना में इतना गर्म नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे होगा उच्च दाब। कहाँ पे? हिंद महासागर की ओर होगा उच्च दाब, और इस वाले एरिया में होगा निम्न दाब। तो निम्न दाब हमें पता है कि जब निम्न दाब होता है तो वहाँ की हवा कैसी होती है? ऊपर की तरफ उड़ जाती है हल्के होके। तो ये वाला एरिया कैसा हो जाएगा? खाली हो जाएगा। तो जो हिंद महासागर की जो उच्च दाब वाली हवाएं हैं वो क्या करेंगी? इस एरिया को भरने के लिए आएंगी। तो अब हवा क्या करती है? हिंद महासागर से कहाँ चलती है? भारत की तरफ हवा चलती है। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं बोलते हैं, ठीक है। इन्हें क्या बोलते हैं? दक्षिण पश्चिम मानसून हवाओं के नाम से जाना जाता है। तो यही इसमें आपको बताया गया था। तो शायद आपको अब समझ आ गया होगा कि उच्च दाब निम्न दाब क्यों होता है, कैसे होता है, कहाँ कहाँ होता है, और हवा जो है वो किस तरफ चलती है। अब हम बात करते हैं भारत की ऋतुओं के बारे में, यानी भारत की सीजन्स के बारे में। हमने क्या किया? हमने भारत की जलवायु को 4 भागों में बांट दिया। इसमें पहला है शीत ऋतु, दूसरा है ग्रीष्म ऋतु, तीसरा है वर्षा ऋतु या फिर मानसून का आगमन, और चौथा है शरद ऋतु या फिर मानसून की वापसी। इन सब की अपनी अपनी विशेषता है, हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं शीत ऋतु के बारे में। अगर शीत ऋतु की बात करें तो उत्तरी भारत में शीत ऋतु यानी जो ठंड का मौसम है वो नवंबर से शुरू होकर फरवरी तक आपको देखने को मिलता है। भारत के उत्तरी भाग में दिसंबर और जो जनवरी का महीना है वो सबसे ठंडा महीना होता है, यानी दिसंबर और जनवरी के महीने में आपको सबसे ज़्यादा ठंड देखने को मिलती है। इस समय उत्तरी मैदान में तापमान लगभग 10 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, और दिन गर्म और रातें ठंडी देखने को मिलती हैं। उत्तर में तुषार सामान्य तथा हिमालय क्षेत्र में हिमपात होता है। यानी सर्दियों के मौसम में क्या होता है, अगर आप हिमालय के क्षेत्र में देखोगे तो वहाँ पे जो वर्षा होती है वो तुषार या फिर हिमपात यानी एक बर्फ़ के रूप में आपको देखने को मिलती है। इस ऋतु में देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें बहती हैं। ये स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं, इसलिए देश के अधिकतर भागों में शुष्क मौसम भी होता है। इन पवनों के कारण कुछ वर्षा जो है वो तमिलनाडु के तट पर भी देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ ये पवनें समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं। इसके अलावा शीत ऋतु में आसमान साफ तथा तापमान और आर्द्रता में कमी देखने को भी मिलती है। शीत ऋतु में भूमध्य सागर में निम्न दाब होने के कारण, भूमध्य सागर, अभी मैं आपको वर्ल्ड मैप पर ये बातें बताऊंगा, भूमध्य सागर कहाँ है ये भी आपको अभी दिखाऊंगा। तो भूमध्य सागर में निम्न दाब होने के कारण यहाँ की हवाएं गर्म होकर ऊपर की ओर उठ जाती हैं तथा पश्चिमी पवनों के साथ ये भारत के पश्चिमी दिशा में प्रवेश करती हैं तथा ये भारत के उत्तरी मैदान में वर्षा करा देती है। परंतु ये वर्षा बहुत ही कम मात्रा में होती है, इतनी बारिश नहीं होती है, बहुत ही कम मात्रा में बारिश होती है। ये रबी फसल के लिए अच्छी होती है। ये वर्षा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल तक
जो है होती है। मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ती है, जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तो इसकी जो मात्रा होती है और भी कम होने लगती है, और पश्चिम बंगाल तक जो है इसकी मात्रा पूरी तरह समाप्त हो जाती है। शीतकाल में इस वर्ष को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है, जैसे राजस्थान में इसे महावट के नाम से जानते हैं। देखो, ये वाला एरिया आपको नज़र आ रहा है, इसको हम बोलते हैं भूमध्य सागर। इसे कौन सा सागर बोला जाता है? भूमध्य सागर। होता क्या है कि ये भूमध्य सागर में क्या है, तापमान ज़्यादा होने की वजह से यहाँ मतलब यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, यानी ये वाला जो एरिया होता है वो गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ की जो हवा होती है, जो पानी होता है, वो भाप बनकर क्या हो जाता है, ऊपर की तरफ उड़ जाते हैं और बादलों का निर्माण कर लेते हैं। होता क्या है, जो ये वाला एरिया देख रहे हो आप इधर, यहाँ से एक हवा आती है जिसे हम जेट स्ट्रीम बोला जाता है। क्या बोलते हैं? जेट स्ट्रीम बोला जाता है। यानी अमेरिका की तरफ से एक हवा आती है जिसे बोलते हैं जेट स्ट्रीम। ये हवा क्या करती है, अपनी पूर्वी दिशा में गति करती है और आगे बढ़ते हुए ये जो यहाँ बादल बने थे भूमध्य सागर के ऊपर, इसको भी लेके साथ में चल देती है। कहाँ की तरफ? इधर पूर्वी दिशा की तरफ, यानी भारत के पश्चिमी साइड में। अब क्या होता है, यहाँ पे हमें पता है यहाँ है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पर एक पर्वत है, हिंदू कुश पर्वत। ये पर्वत कैसा है कि अगर उत्तर की तरफ देखेंगे तो ये थोड़ा ऊंचाई पर है पर्वत, इसकी ऊंचाई ज़्यादा है, लेकिन दक्षिण की तरफ इसकी ऊंचाई थोड़ी कम है। अब होता क्या है, जो ये बादल आए हैं, जो ये हवाएं आई हैं, ये इस पर्वत से जाकर टकरा जाते हैं। टकराने के कारण क्या होता है, ये यहाँ पे बारिश करा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो बारिश हो गई, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो ये हवा थी, जो पवनें थी, अगर ये थोड़ी हाइट पे होती हैं, ऊंचाई पर होती है थोड़ी, है ना, तो इस पर्वत को भी क्या करती है, पार कर देती है ना। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो हिंदू कुश पर्वत का जो दक्षिण वाला एरिया है, इसकी जो ऊंचाई है वो थोड़ी कम है। तो ऐसा कभी कभी होता है कि जो ये बादल आए हैं, जो ये पवनें आई हैं, ये इसको क्या करती हैं, पार कर जाती है, इसको क्रॉस कर जाती हैं और कहाँ, भारत में एंट्री कर लेती हैं। जब ये भारत में एंट्री मारती हैं तो इसके बाद पड़ता है राजस्थान। राजस्थान में एक पर्वत आपको देखने को मिलता है जिसे बोलते हैं हम अरावली पर्वत। अभी अरावली पर्वत ऐसे थोड़े इस शेप में होता है, इस तरीके से, है ना। तो ये क्या करती है, ये हवाएं कभी कभी इससे जाकर टकरा जाती हैं। अगर पवनों की हाइट थोड़ी नीची हो तो इस अरावली पर्वत से भी जाकर टकरा जाती है और यहाँ पे बारिश जो है हो जाती है। तो राजस्थान में भी इस वाले एरिया में बारिश देखने को कभी कभी मिल जाती है। इसके अलावा अगर पवनों की हाइट थोड़ी ऊपर होती है इस पर्वत से, तो क्या होता है, ये जो पवनें होती है ये भी इसको क्रॉस कर जाती हैं और बारिश कहाँ कराती हैं, ये बारिश कराती हैं हरियाणा में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, है ना। इसके अलावा पश्चिम बंगाल तक ये जो है बारिश कराती जाती हैं और उसके बाद इसकी बारिश की जो मात्रा कम होती है। अब ऐसा नहीं ये बारिश बहुत ज़्यादा मात्रा में कराती है, नहीं ऐसा नहीं है, ये बहुत ही कम मात्रा में बारिश करवाती हैं। ठीक है, लेकिन जो उत्तर भारत में अगर हम देखें, उत्तर भारत में इस समय गेहूँ बोया जाता है। क्या बोया जाता है? गेहूँ बोया जाता है इस समय के महीने में। तो उसको क्या है, थोड़ा थोड़े पानी की ज़रूरत होती है। ठीक है, इन्हें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इन्हें बहुत ही कम मात्रा में पानी की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इस थोड़ी थोड़ी वर्षा के कारण क्या होता है, इनको पानी मिल जाता है। और इनको क्या है, ये जो पानी है ये इनको मिल जाता है, इसलिए कहा कि रबी फसल के लिए क्या है, वर्षा अच्छी होती है। और इसको वहाँ पे अलग अलग नामों से जाना भी जाता है, जैसे मैंने आपको बताया राजस्थान में इसे महावट के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु के बारे में। देश के उत्तरी भाग में ग्रीष्म काल में तापमान में वृद्धि होती है तथा वायु दाब में कमी हो जाती है। जब सूर्य कर्क रेखा पर होता है तो भारत में मार्च से जून तक भयानक गर्मी देखने को मिलती है, जिसे ग्रीष्म ऋतु के नाम से जाना जाता है। इससे भारत में अलग अलग तापमान देखने को मिलते हैं। देखो, जब सूर्य किस पे होता है, कर्क रेखा पर होता है जून के महीने में, तो जो हमें पता है कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, तो भारत के एरिया को कैसा कर देगा, बिल्कुल गर्म कर देता है। ठीक है ना, क्या करेगा, बिल्कुल गर्म कर देता है, इसलिए वहाँ पे भयानक गर्मी देखने को मिलती है। और भारत में तापमान भी अलग अलग जगह अलग अलग देखने को मिलता है। जैसे मार्च में दक्कन के पठार का जो तापमान होता है वो 38 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसके अलावा अप्रैल में मध्य प्रदेश और गुजरात का जो तापमान होता है वो 42 डिग्री तक होता है।
और मई में देश के उत्तर पश्चिमी भागों में तापमान कितना होता है, 45 डिग्री सेल्सियस तक होता है। परंतु प्रायद्वीप भारत में क्या होता है, समुद्री प्रभाव के कारण तापमान कम होता है। मैंने आपको बताया था जो समुद्र के पास वाले एरिया होते हैं ना, तो वहाँ पे क्या है, समकारी प्रभाव होता है, यानी ना ज़्यादा गर्मी देखने को मिलती, ना ज़्यादा वहाँ पे सर्दी देखने को मिलती। किसके कारण, समुद्र के कारण। तो मई के अंत में उत्तर पश्चिम में थार के रेगिस्तान से लेकर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व में पटना और छोटा नागपुर पठार तक कम वायुदाब देखने को मिलता है। यानी वहाँ पे कैसा वायुदाब होगा, कम वायुदाब होगा, निम्न वायुदाब होगा। इसके अलावा ग्रीष्म काल में दिन के समय उत्तरी भारत एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में धूल भरी शुष्क यानी गर्म पवनें बहती हैं गर्मी के दिनों में, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, लू के नाम से जानते हैं, लू। कभी कभी ये हवाएं देर शाम तक भी बहती हैं और इसके कारण इन हवाओं का प्रभाव घातक भी हो सकता है। लू हमारे लिए अच्छी थोड़ी होती हैं, है ना, लू हमारे लिए अच्छी नहीं होती और ये कभी कभी क्या है, शाम तक बहती हैं, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इसके अलावा उत्तरी भारत में मई महीने में धूल भरी आंधियाँ भी चलती हैं। देखो ये धूल भरी आंधियाँ चलती क्यों हैं, तो अभी हमने पढ़ा ये एरिया हो गया गर्म, क्या हो गया, ये हो गया गर्म एरिया हो गया। अब होता क्या है, जो यहाँ की हवा थी वो तो गर्म होकर ऊपर उठ गई। अब जो ये एरिया खाली हुआ है, तो मैंने आपको बताया था उच्च दाब से क्या है, जो आसपास की हवा होती है, इतना समझो, जब ये हवा गर्म होकर ऊपर उड़ जाती हैं तो ये एरिया खाली हो जाता है। तो आसपास की हवा क्या होती है, इसको भरने के लिए आते हैं, एकदम से इसको जैसे भरने के लिए आती है, वहाँ पे क्या आंधी तूफान सा आपको देखने को मिल जाता है। इसी को हम बोलते हैं आंधी, धूल भरी आंधी, ठीक है ना। ये आंधियाँ आराम पहुँचाती हैं क्योंकि ये तापमान को कम करने का काम करती हैं और अपने साथ ठंडा समीर और हल्की वर्षा भी लेके आती हैं। इस मौसम में कभी कभी मूसलाधार वर्षा भी होती है। बैसाख के महीने में होने के कारण पश्चिम बंगाल में इसे काल बैसाखी के नाम से जानते हैं। यानी जो ये वर्षा होती है बैसाख के महीने में, कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में, तो इसे पश्चिम बंगाल में कौन सी वर्षा के नाम से, काल बैसाखी नाम से ही जानते हैं। ग्रीष्म ऋतु में कर्नाटक, केरल में पूर्व मानसूनी वर्षा होती है, जिसके कारण वहाँ आम जल्दी पक जाते हैं, इसलिए इस वर्षा को वहाँ पे बोलते हैं आम्र वर्षा। अब हम पढ़ेंगे भारत में मानसून का आगमन और मानसून की वापसी, यानी मानसून कब आता है, कैसे कैसे आता है, और मानसून भारत से कब जाता है और क्यों जाता है और कैसे कैसे जाता है, इसकी दिशा क्या होती है ना, डायरेक्शन क्या होती है। लेकिन हमें इसे पढ़ने से पहले इसको हम पढ़ेंगे वर्ल्ड मैप पर और इंडियन मैप पर। तो देखो, मानसून को पढ़ने से पहले आपको कुछ बातें याद रखनी होंगी। पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि पवना विमुख और पवना विमुख क्या होता है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था। पवना विमुख मतलब होता है जहाँ पे वर्षा होती है ना, यानी पर्वत के इस वाले एरिया को क्या बोलते हैं, पवना विमुख। और जहाँ पे वर्षा नहीं होती है या बहुत ही कम मात्रा में होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, पवना विमुख बोलते हैं या वृष्टि छाया क्षेत्र भी बोलते हैं, ठीक है। पहली पर्वतों की स्थिति को ध्यान रखना है। दूसरा आपको ध्यान रखना है कोरियोलिस बल के बारे में। हमें पता है जब पृथ्वी घूर्णन करती है तो पृथ्वी के घूमने के कारण एक बल उत्पन्न होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, कोरियोलिस बल। इस बल के अनुसार क्या बताया गया था कि उत्तरी गोलार्ध में पवनें अपने दाईं ओर गति करती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में पवनें बाईं ओर गति करती हैं। यानी कहने का मतलब है कि उत्तरी गोलार्ध में जो पवनें होती हैं ना, वो अपने दाईं ओर मुड़ जाती है ना, दाईं तरफ सीधे हाथ पे। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में जो पवनें होती हैं वो किस तरफ मुड़ जाती है, वो अपने उल्टे हाथ पे यानी लेफ्ट साइड में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। तो आपको ये फेरल का नियम भी याद रखना होगा। इसके अलावा तीसरी बात आपको रखनी होगी सूर्य की स्थिति के बारे में। हमें पता है सूरज जो होता है वो 3 रेखाओं पर सीधा चमकता है, यानी सूरज की जो रोशनी है वो 3 रेखाओं पर लंबवत पड़ती है। पहली है कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। इन तीनों रेखाओं के बीच में सूरज की रोशनी कैसे पड़ती है, बिल्कुल सीधी पड़ती है। इनके अलावा ये बात ध्यान रखनी होगी कि सूरज कब कर्क रेखा के ऊपर होता है, कब विषुवत रेखा और कब मकर रेखा के ऊपर होता है। तो देखो, जो सूरज कर्क रेखा पर ऊपर होता है वो जून के महीने में होता है। सूर्य कर्क रेखा के ऊपर कब होगा, जून के महीने में। इसके अलावा
विषुवत रेखा पर ये मार्च और सितंबर के महीने में होता है और मकर रेखा पर सूरज दिसंबर के महीने में होता है। तो इन 3 बातों को आपको याद रखना होगा। अब इस वर्ल्ड मैप पर समझो कि मानसून भारत में कैसे आता है। मानसून का आना और मानसून का जाना दोनों ही सूरज की स्थिति के ऊपर डिपेंड करते हैं। यानी जहाँ जहाँ सूरज होगा वहाँ वहाँ आपको मानसून देखने को मिल जाएगा। अब ये होता कैसे? तो हमें मालूम है कि जो सूरज की रोशनी है वो 3 रेखाओं पर लंबवत पड़ती है, यानी सीधी पड़ती है। वो है कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। इन तीनों रेखाओं पर सूरज की रोशनी बिल्कुल सीधी देखने को मिलती है, यानी लंबवत पड़ती है। और हमें ये भी मालूम है कि सूरज मकर रेखा के ऊपर दिसंबर के महीने में होता है, विषुवत रेखा के ऊपर मार्च और सितंबर के महीने में होता है और सूरज जून के महीने में कर्क रेखा के ऊपर स्थित होता है। अब एग्जाम्पल के लिए मानो कि जो सूरज है वो मकर रेखा के ऊपर स्थित है, तो इसे हम ग्लोब पर देखते हैं। देखो, अब एग्जाम्पल के लिए मानो सूरज किसके ऊपर है? मकर रेखा के ऊपर स्थित है और हमें पता है जहाँ सूरज होगा वहाँ पे गर्मी भी देखने को मिलेगी। तो ये वाला आप एरिया देख रहे हो, ये जितना भी एरिया है, यानी जितना भी ये वाला मकर रेखा वाला एरिया है और इस मकर रेखा पर जितने भी देश स्थित हैं वहाँ पे भयानक गर्मी देखने को मिलेगी। किस महीने में? दिसंबर के महीने में, क्योंकि सूरज मकर रेखा के ऊपर स्थित है। लेकिन अगर मैं वही बात करूँ दूसरी ओर, भारत की ओर, मतलब कर्क रेखा की तरफ, इस उत्तर वाले एरिया में, उत्तरी गोलार्ध आपको नजर आ रहा है, अगर इस वाले एरिया में बात करूँ तो बताओ यहाँ पे सर्दी होगी या गर्मी? जाहिर सी बात है यहाँ पे सर्दी होगी, है ना, क्योंकि सूरज अभी कहाँ है? मकर रेखा के ऊपर, वो भी दिसंबर के महीने में होता है। और दिसंबर के महीने में भारत में क्या पड़ती है? ठंड पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि सूरज अभी मकर रेखा के ऊपर है, इसलिए भारत में यहाँ पे ठंड देखने को मिलती है। इसके अलावा उत्तरी गोलार्ध में जितने भी देश होंगे वहाँ पे भी जो है ठंडा मौसम यानी ठंड देखने को मिल जाएगी। अब दूसरा एग्जाम्पल, मानो अब सूरज विषुवत रेखा पर आ गया। अब जो सूरज है वो मकर रेखा से कहाँ गया? विषुवत रेखा पे, यानी भूमध्य रेखा पर आ गया। अब क्या होगा? अब सूरज इस वाले एरिया को गर्म कर देगा, जितना भी एरिया है विषुवत रेखे वाला इसको गर्म कर देगा, ठीक है। तो मार्च और सितंबर के महीने में सूरज विषुवत रेखा के ऊपर होता है। अब सूरज कहाँ पे आ गया? अब कर्क रेखा के ऊपर आ गया। पहले मकर रेखा के ऊपर था, उसके बाद में विषुवत रेखा के ऊपर, अब जून के महीने में आ गया कर्क रेखा के ऊपर। अब सूरज जो यहाँ पे आया है कर्क रेखा के ऊपर, हमें भी मालूम है कि जो कर्क रेखा है वो भारत के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है। तो जब सूरज कर्क रेखा के ऊपर स्थित होता है तो ये जितना भी एरिया अभी आपको नजर आ रहा है यहाँ पे गर्मी देखने को मिलेगी या सर्दी? तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हमें गर्मी देखने को मिलेगी, क्योंकि अब सूरज कहाँ पे है? अब सूरज कर्क रेखा के ऊपर है, बिल्कुल सीधा चमक रहा है ना। तो उत्तरी गोलार्ध में अब हमें इस तरफ गर्मी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर दूसरी ओर बात करूँ मकर रेखा की तरफ, तो वहाँ पे अब सर्दी होगी या गर्मी? तो वहाँ पे अब सर्दी देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो ये सर्दी और गर्मी सारा का सारा सूरज के ऊपर डिपेंड करता है। और देखो, अब हमें मालूम है कि सूरज कर्क रेखा के ऊपर स्थित है। अब सूरज इस वाले एरिया को, जितने भी देश इसमें आते हैं, कर्क रेखा के ऊपर स्थित जितने भी देश हैं यहाँ पे गर्मी देखने को मिल जाएगी। तो हमें मालूम है कि जहाँ गर्मी होती है, यानी जहाँ सूरज की रोशनी ज़्यादा पड़ती है वहाँ गर्मी होगी, वहाँ का एरिया कैसा हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। तो जब यहाँ का एरिया गर्म हो जाएगा तो यहाँ की जो वायु होगी, यानी जो हवा है, वो हल्की होकर ऊपर उठ जाएगी। जब नीचे का एरिया कैसा हो जाएगा? खाली हो जाएगा, है ना। यानी यहाँ पे निम्न दाब बन जाएगा। कैसा दाब? निम्न दाब। हमने सब कुछ पढ़ लिया है पहले। तो यहाँ पे हो जाएगा निम्न दाब। लेकिन अगर मैं बात करूँ इस दक्षिणी गोलार्ध की, ये वाला एरिया जो अभी आप अपने सामने देख पा रहे हो, इस वाले एरिया में तो गर्मी है नहीं, यानी यहाँ पे ठंड देखने को मिलेगी। और इसका मतलब है यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे उच्च दाब होगा। यहाँ पे होता है उच्च दाब। तो इस वाले एरिया में होगा उच्च दाब और इस वाले एरिया में होगा निम्न दाब। और हमें ये भी मालूम है कि जब निम्न दाब कहाँ होता है? जब वो हवा ऊपर की ओर उठ जाती है हल्की होकर, है ना, तो वहाँ का एरिया खाली हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे हवाओं की जो कमी होती है वो हमें महसूस होने लगती है, यानी वहाँ पे हवाओं की कमी हो जाती है। अब इस हवा की कमी को दूर करने के लिए जो ये उच्च दाब है, यहाँ से हवाएं चलती हैं। हमने पढ़ा था ना अभी पहले, थोड़ी देर पहले, कि हवा कहाँ चलती है? हवा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। तो ऐसा ही यहाँ पे होता है।
तो अब क्या होगा, जो ये दक्षिणी गोलार्ध में जो ये हवा है, मतलब जो ये उच्च दाब है, यहाँ की हवा कैसे करेगी, यहाँ की हवा ऊपर की ओर बढ़ती है, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक और बात समझो, जो ये सूरज कर्क रेखा के ऊपर स्थित जितने भी देश आ रहे हैं उनको तो क्या करेगा, वहाँ के क्षेत्र को गर्म करेगा, इस वाले एरिया को तो गर्म करेगा ही करेगा। लेकिन हमें मालूम है जो भारत है, भारत के पश्चिम में और पूर्व में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर देखने को मिलता है, और यहाँ पे इसकी दक्षिण की साइड में क्या देखने को मिलता है, यहाँ हमें मिलता है हिंद महासागर। तो एक बात बताओ, जब सूरज इस एरिया को गर्म करेगा तो पानी को भी गर्म करेगा, है ना, पानी को भी सूरज गर्म करेगा। तो होता क्या है, सूरज इस वाले एरिया में यानी अरब सागर वाले और जो बंगाल की खाड़ी वाला जो पानी है इसको भी क्या करेगा, गर्म कर देता है। क्या करता है, गर्म कर देता है। अब जब ये पानी गर्म होता है तो पानी गर्म होने के बाद भाप बनकर ऊपर की ओर उड़ता है और क्या बना लेता है, बादल का निर्माण कर लेता है, ठीक है। तो बादल का निर्माण यहाँ पे हो जाता है। अब जो ये बादल बने हैं वो क्या करते हैं, ऊपर ऐसे बादल बन गए, वो तो आराम से हैं अपने अपनी स्थान पर, ठीक है ना, अपनी जगह पे बादल हैं। अब होता क्या है, जो ये स्थल वाला भाग देख रहे हो, यहाँ पे जो हवा की जो कमी हुई है, यानी जो निम्न दाब के कारण जो हवा हल्की होकर ऊपर उठ गई है, तो यहाँ पर हवा की कमी हो गई है, तो क्या होता है, उच्च दाब से क्या होता है, हवा निम्न दाब की ओर आती है, यानी इस वाले एरिया से दक्षिणी गोलार्ध की तरफ से क्या होती है, उत्तरी गोलार्ध की तरफ हवा आती है। तो जब ये हवा आ रही होती है, जब ये हवा आ रही होती है तो ये क्या करती है, जो ये बीच में बादल बने थे ना, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी वाले जो पानी से जो ये बादलों का निर्माण हुआ था, तो ये हवा क्या करती है, इन बादलों को अपने साथ में ले आती है। क्या करती है, ये हवा इन बादलों को अपने साथ में ले आती है और सीधा लेके आती है भारत में। कहाँ लेके आती है, भारत में। और जब ये भारत में आती है तो कहाँ की तरफ, केरल की तरफ, यानी केरल, जो केरल का तट है उसको हम बोलते हैं मालाबार तट। क्या बोलते हैं, मालाबार तट बोलते हैं। तो जब ये केरल की तरफ आ रही होती है तो इन बादलों को भी अपने साथ में ले आती हैं। तो अब हम इस स्थिति को देखते हैं इस वाले मैप पर। देखो, जब ये हवा अपने साथ इन बादलों को ले आती है और इन बादलों में पानी भरा होता है ना, तो जब ये हवा एकदम से इस खाली स्थान को भरने के लिए आती है तो ये इन बादलों को भी साथ में ले आती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं मानसून का आगमन। क्या बोलते हैं, मानसून का आगमन। मानसून होता क्या है, मानसून सिर्फ पानी वाला बादल होता है जिसके अंदर पानी भरा होता है, ठीक है। तो जब ये बादल यहाँ भारत में प्रवेश करते हैं तो भारत के जो केरल राज्य है, जो केरल के तट है उसको हम बोलते हैं मालाबार तट, और ये इस तट से जाकर क्या हो जाते हैं, टकरा जाते हैं, और टकराने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे बारिश कर देते हैं। अब ये टकराते क्यों हैं, तो देखो, इस वाले एरिया में, इस वाले एरिया में आपको पहाड़ी पहाड़ देखने को मिलेंगे। यहाँ होता है पश्चिमी घाट। क्या होता है, पश्चिमी घाट। यहाँ पे आपको बड़े बड़े पहाड़ पर्वत पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं, है ना। तो हमने अभी पढ़ा था कि जब ये हवा या बादल, जो मानसूनी बादल होते हैं, जब ये पर्वतों से टकराते हैं, है ना, जब ये पर्वतों से टकराते हैं तो बारिश क्या है, इस वाले एरिया में कर देते हैं। यहाँ पे बारिश नहीं होगी बल्कि यहाँ पे बारिश होगी, यानी पवना विमुख पर बारिश होगी, पवना विमुख पर नहीं होगी। तो ये वाला एरिया कैसा हो जाएगा, ये वाला जो हो जाएगा ये इसे हम बोलेंगे वृष्टि छाया क्षेत्र। क्या बोलेंगे, वृष्टि छाया क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब ये मानसून क्या करेगा, यहाँ पे सारे में बारिश करवा देता है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। किस नाम से जानते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जानते हैं। अब जब ये मानसून यहाँ पे टकराएगा तो ये दो भागों में बट जाता है। क्या करता है, ये दो भागों में बट जाता है, इसकी दो शाखा हो जाती है। आप कह सकते हो कि इसकी दो शाखाओं में ही बट जाता है। तो एक शाखा हम बोलते हैं अरब सागरीय वाली शाखा, दूसरी वाली शाखा को हम बोलते हैं बंगाल की खाड़ी वाली शाखा। तो जो अरब सागरीय वाली शाखा होती है वो तो इस तरफ निकल जाती है, यानी जो महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, इस वाले एरिया में निकल जाती है। लेकिन अगर बात करूं, जो ये बंगाल की खाड़ी वाली शाखा है वो इस वाले एरिया की तरफ निकल जाती है, यानी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा की तरफ होते हुए आगे की तरफ निकल जाती है। तो पहले हम पढ़ते हैं अरब सागर वाली शाखा। अब जो ये अरब सागरीय वाली शाखा है ये इस पश्चिमी घाट पर्वत से जाकर टकरा जाती है। टकराने के कारण क्या होता है, ये इसके आसपास के एरिया में बारिश करा देते हैं। अच्छा, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि जो ये मानसून है या जो ये हवा है ये
दाईं तरफ ही क्यों जा रही है? ये सीधी भी तो जा सकती है, पर ये इस दाईं ओर क्यों जा रही है? तो देखो, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था फेरल का नियम, अगर आपको याद हो तो। फेरल के नियम ने क्या बताया था कि उत्तरी गोलार्ध में जो पवनें होती है वो किस तरफ मुड़ती है? अपने दाईं ओर मुड़ जाती हैं, और दक्षिणी गोलार्ध की जो पवनें होती हैं यानी जो हवाएं होती हैं वो अपने बाईं ओर मुड़ जाती है। और अभी हम किस गोलार्ध में हैं? अभी हम उत्तरी गोलार्ध में हैं। इसका मतलब है उत्तरी गोलार्ध की जितनी भी हवाएं होंगी वो किस तरफ मुड़ेंगी? दाईं ओर। तो इसलिए यही रीज़न है जो ये मानसून इस दाईं ओर जा रहा है। अब इसके अलावा क्या होता है, जब ये अरब सागरीय वाली शाखा इस पश्चिमी घाट पर्वत से टकराती है तो टकराने के कारण ये 3 भागों में बढ़ जाती है, यानी 3 धाराओं में, आप कह सकते हैं 3 शाखाओं में और बढ़ जाती है। एक शाखा जो होती है वो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में बारिश कराती है, और ये महाराष्ट्र के में पूरे हिस्से में बारिश नहीं कराती। जो ये पश्चिमी घाट वाला ये एरिया आपको दिख रहा है साइड वाला, इस वाले एरिया में ही बारिश कराती है। क्यों? क्योंकि बीच में क्या है? पश्चिमी घाट पर्वत है, ठीक है ना। पर्वत के कारण क्या है, ये जो मानसून है इसको क्रॉस नहीं कर पाता, इसलिए जो बारिश होती है वो इसी एरिया में होती है। और जो दूसरी शाखा है वो राजस्थान की तरफ चली जाती है सीधे, और जो तीसरी शाखा है वो गुजरात की तरफ जाती है, वो गुजरात में बारिश कराती हैं। तो हम इनको एक एक करके पढ़ते हैं। देखो, जो मध्य प्रदेश और जो महाराष्ट्र वाली शाखा है ये महाराष्ट्र के इस वाले भाग में बारिश कराते हुए क्या करती है? मध्य प्रदेश में एंट्री करती है ना। मध्य प्रदेश में जब ये एंट्री करती है तो हमें मालूम है कि मध्य प्रदेश के इस वाले भाग में यानी उत्तरी दिशा में एक पर्वत है जिसको विंध्याचल पर्वत कहा जाता है। इस विंध्याचल पर्वत के ठीक नीचे एक और पर्वत है दक्षिण में, इसका नाम है सतपुड़ा पर्वत। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर एक और आपको पर्वत देखने को मिलता है, इसको हम बोलते हैं मैकाल पर्वत, ठीक है। तो होता क्या है, जब ये अरब सागरीय वाली शाखा मध्य प्रदेश में एंट्री करती है तो ऊपर भी पहाड़ है, नीचे भी पहाड़ है, और इसके साइड में भी पहाड़ है। इस वजह से क्या होता है, इसको कहीं निकलने का मौका नहीं मिलता, और ये जो शाखा होती है इसी में फंसकर रह जाती है, और यहीं पे अपनी जो है बारिश करा देती है, यानी सारे में वर्षा करा देती है। और जब इसका पानी ख़त्म हो जाता है तो ये यहाँ पे समाप्त हो जाती है। तो ये जो धारा थी मध्य प्रदेश और जो इतने महाराष्ट्र में जो बारिश करा रही थी वो क्या है, इन पहाड़ों के बीच में फंस कर क्या करती है, यही कि यही समाप्त हो जाती है, इसका पानी यहाँ ख़त्म हो जाता है। अब हम बात करते हैं गुजरात वाली शाखा की। तो गुजरात में अगर आप इस वाले एरिया में देखोगे तो यहाँ पे एक आपको पर्वत दिखाई देगा, इसे हम बोलते हैं गिर पर्वत। इस नाम से जाना जाता है, गिर पर्वत के नाम से जाना जाता है, गिर या गिरनार पर्वत। तो जब ये शाखा आगे की तरफ बढ़ती है गुजरात की तरफ, तो ये क्या करती है, इस पर्वत से जाकर टकरा जाती है, और टकराने के कारण क्या होता है, ये जितना भी जो बारिश कराती है, जितनी भी बारिश होती है वो इस वाले एरिया में करा देती है। तो जो ये वाली शाखा है गुजरात वाली शाखा, वो खाली इस वाले एरिया में बारिश कराएगी। लेकिन अगर हम बात करें इस वाले एरिया में, जो गुजरात के ये वाले एरिया दिख रहे हो पहाड़ के इस साइड, तो इस वाले एरिया में इतनी बारिश नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये जो क्षेत्र है वो वृष्टि छाया क्षेत्र के अंदर आ जाता है, यानी पवना विमुख ढाल हम इसको कह सकते हैं। तो इस तरीके से जो है ये भी शाखा यहाँ पे समाप्त हो जाती है। अब आती है तीसरी शाखा जो कि राजस्थान की तरफ गई थी। अब जो ये राजस्थान वाली शाखा थी, ये राजस्थान में जब एंट्री मारती है तो राजस्थान में एक पर्वत है जिसे हम अरावली पर्वत के नाम से जानते हैं, और इस अरावली पर्वत का जो शेप है कुछ इस तरीके सा है, कुछ इस तरीके का इसका शेप है। तो जब ये मानसून आगे बढ़ रहा होता है तो इस पर्वत से टकरा नहीं पाता। अगर थोड़ा बहुत टकराता है तो यहाँ पे थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है, लेकिन इसका जो शेप है, इस पर्वत का जो शेप है कुछ इस तरीके सा है, इसलिए क्या होता है, ये जो मानसून होता है इस पर्वत को सीधा पार करके निकल जाता है ना। इस पर्वत को पार करके निकल जाता है और आगे जो है दिल्ली की तरफ बढ़ता है। तो अरावली पर्वत का एक भाग यानी अरावली पर्वत का कुछ हिस्सा जो है दिल्ली में भी जा रहा है, इसी को हम रायसीना की पहाड़ी के नाम से जानते हैं, और यहीं पे हमारा राष्ट्रपति भवन स्थित है। तो होता क्या है, जब ये मानसून आगे बढ़ रहा होता है तो बस राजस्थान के इस कुछ ही भाग में वर्षा कराता है, क्योंकि इसका जो पहाड़ का शेप है वो कुछ इस तरीके से है, इसलिए यहाँ पे इतनी बारिश नहीं होती है। जब ये दिल्ली की तरफ आगे बढ़ती है तो ये दिल्ली में थोड़ी बहुत बारिश कराती है,
और उसके बाद ही सीधे निकल जाती है उत्तराखंड की तरफ। और उत्तराखंड में हमें मालूम है बड़े बड़े पहाड़ हैं, तो ये उन पहाड़ों से जाके जो मानसून होता है, जो बादल होता है, उन पहाड़ों से जाके टकरा जाता है और उत्तराखंड में थोड़ी बहुत बारिश करा देता है। लेकिन जब ये इस अरब सागर से चला था और जो इतनी इसने दूरी तय की है, उसमें क्या होता है, इसके पानी जो है धीरे धीरे कम होता जाता है और उत्तराखंड तक पहुँचते पहुँचते इसके पानी में बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिल जाती है। इसलिए जो अरब सागरीय वाली शाखा होती है वो यही की यही ठहर जाती है। ठीक है, तो ये उत्तराखंड पे जाके यहाँ पे समाप्त हो जाती है। अब हम बात करते हैं बंगाल की खाड़ी वाली शाखा की। तो जो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा है वो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से होते हुए सीधा मेघालय की तरफ निकल जाती है। लेकिन जब ये जा रही होती है तो ये तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में और उड़ीसा में बारिश नहीं कराती है। इसका रीज़न ये है कि हमें मालूम है कि उत्तरी गोलार्ध की जो हवाएं होती हैं, जो पवनें होती हैं, वो अपने दाईं ओर मुड़ती हैं। और अभी हम किस गोलार्ध में हैं? उत्तरी गोलार्ध में हैं। तो जो ये अरब सागरीय वाली शाखा होती है क्या करती है? अपनी दाईं ओर मुड़ने की कोशिश करती है। ठीक है, और यही कारण होता है जो तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में बारिश नहीं करवाती है और सीधा निकल जाती है मेघालय की तरफ। और अगर मेघालय की बात करें तो मेघालय में पहाड़ियाँ देखने को मिलती है। कई पहाड़ियाँ हैं मेघालय में, जैसे गारो, खासी, जयंतिया। तो जब ये बंगाल की खाड़ी वाली शाखा इस गारो, खासी, जयंतिया में जाती है, मतलब इन पहाड़ों से टकराती है, तो वहाँ पे काफ़ी बारिश करा देती है। और जो गारो, खासी, जयंतिया जो पहाड़ियाँ हैं, इनका शेप कुछ इस तरीके से है जैसे अभी हमने मध्य प्रदेश में इन पहाड़ों को देखा था ना, इनका शेप किस तरीके से था, जिसमें वो धारा जो शाखा थी वो फंस कर रह गई थी और वहीं सारी बारिश करा दी थी। उसी शेप की तरह जो है इन गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियों का भी शेप होता है। होता क्या है कि जब ये बंगाल की खाड़ी वाली शाखा इन पहाड़ियों के बीच में जाती है तो उसमें फंस कर रह जाती है और वहीं पे बहुत सारी वर्षा करा देती है, काफ़ी सारी मात्रा में जो है वर्षा कराती है। तो मेघालय में एक जगह है मासिन राम। मेघालय में क्या है, एक जगह है मासिन राम, वहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। और भारत में भी सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पे होती है? मेघालय में ही, यानी मेघालय के मासिन राम में होती है। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है, जो ये बंगाल की खाड़ी वाली शाखा है, ये इन तीनों पहाड़ियों के बीच में, यानी गारो, खासी, जयंतिया के बीच में ना आकर ये इस गारो पहाड़ी से टकरा जाती है। और टकराने के कारण क्या होता है, ये अपने बाईं ओर मुड़ जाती है, यानी अपने लेफ्ट साइड में मुड़ जाती है। और जब ये मुड़ती है तो इधर यानी बिहार, उत्तर प्रदेश की तरफ जो है आगे बढ़ती है और यहाँ पे ये वर्षा कराते हुए आगे की तरफ निकल जाती है, यानी दिल्ली की तरफ। अभी हमने पढ़ा था कि दिल्ली में भी अरब सागरीय वाली शाखा थी, है ना, जिसका पानी वहाँ ख़त्म हो चुका था, वो भी वहाँ इंतज़ार कर रही होती है इसका। तो जब ये बंगाल की खाड़ी वाली शाखा गारो पहाड़ी से टकरा कर अपने बाईं ओर मुड़ जाती है, यानी लेफ्ट हैंड पर मुड़ जाती है, तो ये बिहार में, उत्तर प्रदेश में बारिश कराते हुए दिल्ली में स्थित अरब सागरीय वाली शाखा से जाकर मिल जाती है। और ये फिर आगे की तरफ बढ़ती है, कहाँ की तरफ? हिमाचल प्रदेश की तरफ। और हिमाचल प्रदेश में एक पहाड़ है जिसका नाम है धौलाधार पर्वत, और ये क्या होती है शाखा, इन धौलाधार पर्वत से जाकर टकरा जाती है और टकराने के कारण हिमाचल प्रदेश में भी जो है बारिश हो जाती है, यानी वहाँ पे एक जगह है धर्मशाला, तो वहाँ पे भी बारिश हो जाती है। जब ये हिमाचल प्रदेश में बारिश कर देती है तो ये थोड़ा सा हल्का सा पीछे आती है, यानी जब ये टकरा जाती है तो टकराने के बाद पीछे आती है और ये कुछ बारिश जो है पंजाब के भागों में भी करा देती है। तो इस तरीके से यहाँ इसका पानी समाप्त हो जाता है। तो इस तरीके से हुआ था मानसून का आगमन। आपने देखा मानसून कैसे आया, ठीक है, किस किस तरफ से आया, किन किन राज्यों में बारिश हुई और किन किन राज्यों में नहीं हुई। जहाँ पर्वत थे वो पवना विमुख पे बारिश हुई या पवना विमुख पर हुई, तो आपने इन सब चीज़ों को देखा। और आपको ये भी पता चला कि भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा मेघालय के मासिन राम में होती है। अच्छा, भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा तो मेघालय में होती है, मेघालय में मतलब मासिन राम में, लेकिन सबसे कम भी तो कहीं होती होगी ना। भारत में कोई ना कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पे बारिश सबसे कम होती होगी, तो ऐसी भी एक जगह है। अब थोड़ी कहानी आगे सुनो। होता क्या है, जब ये इस धौलाधार पर्वत से टकरा जाती है ना शाखा, तो यहाँ पे तो बारिश करा देती है, लेकिन जब थोड़ा सा हल्का सा पीछे हटती है तो होता क्या है, ये
पंजाब की एरिया में भी या दिल्ली में भी जो है बारिश करा देती है। तो दिल्ली में 2 बार बारिश हो जाती है। एक तो अरब सागरीय वाली शाखा से बारिश हुई, इसके अलावा जब ये अरब सागर और बंगाल की जो खाड़ी वाली शाखा है, जब ये दोनों आपस में मिले तब भी दिल्ली में बारिश करा देती है। तो कहने का मतलब है दिल्ली में 2 बार बारिश हो जाती है। अब होता क्या है, जो ये शाखा हैं दोनों के दोनों, इनका पानी बहुत कम हो जाता है ना, और ये अपने आगे की तरफ ही बढ़ती है, यानी हिमाचल प्रदेश की तरफ आगे बढ़ेंगी। अब हमें मालूम है जो ये जम्मू कश्मीर में देख रहे हो, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इसमें कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं। हमने जब पिछला चैप्टर पढ़ा था जिसमें हमने हिमालय को पढ़ा था, तो उसमें कितने सारे बड़े बड़े पहाड़ देखने को मिले थे, कितनी कितनी बड़ी चोटियाँ थीं। तो जम्मू कश्मीर में भी कई सारी पहाड़ियाँ हैं, जैसे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। हिमाचल प्रदेश में धौलाधार हैं। तो कई सारी पहाड़ियाँ यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। अब इसका पानी तो हो गया समाप्त, मतलब इतना पानी इसमें नहीं बचता। तो जब ये आगे की तरफ बढ़ रही होती है ना, आगे की तरफ, तो यहाँ पे एक जगह पड़ती है, यानी जो लद्दाख है, यानी लेह, जो एक जगह है यहाँ पे लेह करके, तो यहाँ पे एक जगह है लेह नाम की। तो यहाँ पे इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं। अब ये शाखा क्या करती है, ये शाखा आगे की तरफ बढ़ती है और इन पहाड़ों को पार तो कर नहीं पाती है, और इसमें पानी की मात्रा इतनी बचती भी नहीं है। तो सबसे कम बारिश जो होती है, सबसे कम बारिश जो देखने को मिलती है, वो लेह लद्दाख में देखने को मिलती है। इसलिए भारत में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, तो भारत में सबसे ज़्यादा बारिश मेघालय के मासिनराम में होती है। और भारत में सबसे कम बारिश कहाँ होती है, तो भारत में सबसे कम बारिश लेह लद्दाख में होती है। तो इतना आपको समझ आ गया कि मानसून किस तरीके से आया और कहाँ कहाँ पे मानसून से बारिश हुई। अब हम बात करेंगे लौटते मानसून के बारे में, यानी मानसून की वापसी के बारे में। अभी हमने क्या देखा, अभी हमने पढ़ा कि मानसून भारत में किस तरीके से आता है, लेकिन अब हम देखेंगे कि मानसून भारत से किस तरीके से जाता है, यानी मानसून वापस कैसे लौटता है। तो मानसून कैसे आया था, सूरज की स्थिति के कारण, यानी जब सूरज कर्क रेखा के ऊपर था, यानी जून के महीने में जब सूरज कर्क रेखा के ऊपर स्थित था, इस वजह से क्या होता, वहाँ पे निम्न दाब हुआ और दक्षिणी गोलार्ध की हवाएं उत्तरी गोलार्ध में आ गई थी। इसी को हमने बोला मानसून, यानी मानसून का आगमन। अब होता क्या है, अब सितंबर के महीने में, किस महीने में, सितंबर के महीने में सूरज वापस से विषुवत रेखा पर जाता है। सितंबर अक्टूबर इस महीने में, यानी सितंबर तक जो है सूरज कहाँ चला जाता है, वो विषुवत रेखा के पास चला जाता है, यानी विषुवत रेखा पर सूरज होता है। अब होता क्या है कि विषुवत रेखा पर सूरज आ गया। अब सूरज इस वाले एरिया को क्या करेगा, गर्म कर देगा। अब सूरज इस विषुवत रेखा वाले एरिया को क्या करेगा, गर्म कर देगा। लेकिन अब सूरज कर्क रेखा पर तो है नहीं, इसका मतलब अब भारत में क्या गर्मी पड़ेगी, इतनी नहीं पड़ेगी। अब भारत में गर्मी नहीं पड़ेगी। अब गर्मी सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ेगी, अब गर्मी सबसे ज़्यादा पड़ेगी विषुवत रेखा पर, क्योंकि सूरज कहाँ पर है, सूरज विषुवत रेखा के ऊपर है। इस वजह से क्या होता है, हमने पहले भी पढ़ा था कि जहाँ ज़्यादा गर्मी होती है, वहाँ का पानी होता है, या जो वहाँ की हवा होती है, वो गर्म होकर ऊपर उठ जाती है। हवा होगी तो गर्म, हल्की होगी तो ऊपर होके उठ जाएगी, ऊपर की तरफ निकल जाएगी। और अगर पानी होगा तो भाप बनकर ऊपर बादल बना लेगा। ठीक है, ऐसा होता है। अब ऐसे ही विषुवत रेखा पर होता है। तो जितना भी वहाँ का एरिया है, वहाँ की जो हवा होगी वो कैसी होगी, गर्म हो जाएगी। और गर्म होके कैसी हो जाएगी, हल्की हो जाएगी। और हल्की होने के बाद ये हवा ऊपर की ओर उठ जाएगी। तो जब ये हवा ऊपर की ओर उठ जाएगी तो यहाँ पे कौन सा दाब होगा, निम्न दाब होगा। कौन सा दाब, निम्न दाब। लेकिन अगर मैं बात करूँ भारत की तरफ, तो भारत में अब निम्न दाब होगा या उच्च दाब, तो भारत में अब उच्च दाब होगा। क्यों, क्योंकि सूरज अब विषुवत रेखा पर आ गया है ना, वहाँ पे इतनी गर्मी नहीं पड़ती। जहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है वहाँ पे निम्न दाब होता है। तो अब भारत में होगा उच्च दाब और विषुवत रेखा पर होगा निम्न दाब। अब होता क्या है, जब ये विषुवत रेखा की हवा ऊपर की ओर उठ जाती है तो नीचे का एरिया खाली हो जाता है। और जब नीचे का एरिया खाली हो जाता है, जो उत्तरी गोलार्ध की हवाएं ना, यानी भारत की जो जितनी भी हवाएं हैं, उत्तरी गोलार्ध की जो हवाएं हैं, वो क्या करती है, इस खाली एरिया को भरने के लिए आती हैं। यानी हवा, यानी जो उत्तरी गोलार्ध की हवा होती है वो उच्च दाब से कहाँ चलती है, निम्न दाब की ओर चलती है। तो पहले कैसे हुआ था, पहले दक्षिणी गोलार्ध की हवा उत्तरी गोलार्ध में गई थी क्योंकि वहाँ पे निम्न दाब था।
अब निम्न दाब कहाँ पे है? अब निम्न दाब है इस विषुवत रेखा पर। तो अब क्या होगा? अब उत्तरी गोलार्ध की हवा दक्षिणी गोलार्ध की तरफ आएगी, यानी पवने उच्च दाब से निम्न दाब की ओर आएगी। इसी को हम बोलते हैं लौटता मानसून या फिर मानसून की वापसी। तो अब होता क्या है, जो उत्तरी गोलार्ध की जितनी भी हवाएं हैं वो कहाँ पे आएगी? दक्षिणी गोलार्ध की इस खाली जगह को भरने के लिए आएगी। तो जिस तरीके से भारत में मानसून आया था उसी तरीके से मानसून वापस भी जाएगा। अब जो अरब सागरी वाली शाखा थी वो तो सीधा सिंपल आई थी, अरब सागर से आई और वापिस ऐसे चली जाएगी, ठीक है ना, जैसे आई थी वैसे ही चली जाएगी। बात करते हैं बंगाल की खाड़ी वाली शाखा की। अब बंगाल की खाड़ी वाली शाखा कैसे गई थी हमने पढ़ा भी, अब ये कैसे लौटेगी ये देखते हैं। तो देखो, बंगाल की खाड़ी वाली जब शाखा यहाँ थी तो ये वापस इसी रास्ते से होती हुई आएगी, है ना, इसी रास्ते से वापस होते हुए आएगी। तो ये उत्तर प्रदेश बिहार इस तरफ से होती हुई जो है, झारखंड में एक पहाड़ी है राजमहल की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? राजमहल की पहाड़ी। तो जब ये बंगाल की खाड़ी वाली शाखा लौट रही होती है तो ये झारखंड में स्थित राजमहल की पहाड़ियों से टकरा जाती है और टकराने के कारण इस दिशा में मुड़ जाती है। किस दिशा में? इस दिशा में, जैसे कि अभी आप अपने सामने देख पा रहे हो। तो अब जो ये बंगाल की खाड़ी वाली शाखा है वो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की तरफ आती है। तो ये क्या करती है बंगाल की खाड़ी वाली शाखा? ये उड़ीसा में और जो आंध्र प्रदेश है, यानी आंध्र प्रदेश का जो ऊपरी भाग है वहाँ पे बहुत ज़्यादा चक्रवात लाती है। जाहिर सी बात है, अब जो ये हवा जो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जा रही है, यानी उस जगह को घेरने के लिए जा रही है, हमने पता है जब ये एकदम से उस जगह को घेरती है ना, उस जगह की तरफ जाती है तो आंधी तूफान तो आएंगे, धूल भरी आंधी चलेगी। तो जब भी बंगाल की खाड़ी वाली शाखा इस तरफ लौट रही होती है ना, यानी वापस जा रही होती है, तो ये उड़ीसा में और आंध्र प्रदेश के ऊपरी भाग में क्या करती? चक्रवात लाती है ना। तो इसलिए यहाँ पे चक्रवात यानी धूल भरी आंधी हमें देखने को मिल जाती है। लेकिन ये वाला हिस्सा देख रहे हो आप, आंध्र प्रदेश का ये वाला हिस्सा, ये थोड़ा अंदर की तरफ दबा हुआ है और यहाँ पे पानी भी है। तो होता क्या है, ये जो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा है ये इस वाले एरिया से क्या करती है? पानी ले लेती है। क्या ले लेती है? पानी ले लेती है। इस वाले एरिया से क्या कर लेगी? पानी ले लेगी, है ना। और पानी लेने के बाद ये आगे की तरफ बढ़ती है तमिलनाडु की तरफ। क्या करती है? तमिलनाडु की तरफ बढ़ती है। तो जो ये आंध्र प्रदेश का निचले वाला हिस्सा दिख रहा है, इस वाले भाग में ये थोड़ी बहुत वर्षा करा देती है और इसके बाद ही तमिलनाडु में भी वर्षा कराती है। और तमिलनाडु के तट को हम बोलते हैं कोरोमंडल का तट। किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल के तट के नाम से जानते हैं। तो जब ये बंगाल की खाड़ी वाली शाखा इस तट से टकराती है तो यहाँ पे बारिश करा देती है, यानी आंध्र प्रदेश के निचले वाले भाग और पूरे तमिलनाडु के अंदर। अब होता क्या है, तमिलनाडु में कई सारी पहाड़ी आपको देखने को मिलेगी। इलायची की पहाड़ी, कार्डेमम की पहाड़ी, है ना, अन्नामलाई की पहाड़ी, कई सारी यहाँ पे पढ़ाई है। शेवराई की पहाड़ी है, पालिनी की पहाड़ियाँ हैं। तो कई सारी यहाँ पे पहाड़ियाँ आपको देखने को मिल जाती हैं। तो जब ये शाखा आ रही होती है, यानी बंगाल की खाड़ी वाली शाखा लौट रही होती है, तो ये इन पहाड़ियों से जाकर टकरा जाती है, जिसके कारण क्या होता है, ये यहाँ पे वर्षा करा देती है। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या अब इस वाले एरिया में, ये जो केरल वाला एरिया है, क्या केरल में बारिश होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि बीच में है पर्वत, है ना। अब ये वाला क्षेत्र आ जाता है वृष्टि छाया क्षेत्र के अंदर। तो इसलिए इस केरल वाले भाग में अब वर्षा नहीं होगी, बल्कि इस कोरोमंडल तट पर वर्षा होगी, यानी तमिलनाडु में वर्षा होती है। तो इस तरीके से क्या होता है, मानसून का लौटना होता है। इस तरीके से मानसून वापस लौट जाता है। अब ये हवा क्या करेंगी? अब ये हवा चली जाएंगी विषुवत रेखा की तरफ और वहाँ की जो खाली जगह है उसको भरने का काम करेगी। तो इसी को हम बोलते हैं मानसून का लौटना। तो हमने भारत में मानसून का आगमन और भारत से मानसून की वापसी को पढ़ लिया। ये दोनों टॉपिक आपके खत्म हो चुके हैं। अब जो ये इसकी थ्योरी है, देखो जितना भी मैंने अभी आपको ये सब बताया ना, मानसून किस तरीके से आया, सूरज कहाँ गया कहाँ नहीं गया, है ना, मानसून भारत में कैसे कैसे आया, कहाँ कहाँ पे बारिश हुई, फिर मानसून भारत से कैसे गया, कहाँ कहाँ बारिश हुई, कहाँ कहाँ चक्रवात है। तो जितना भी अभी मैंने आपको सब बताया है वो सारा का सारा इसमें लिखा हुआ है। तो इसको आप पढ़ लेना, ये पूरा का पूरा वही है जो मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। तो ये थ्योरी है, आप इसको पढ़ लेना।
अब हम बात करते हैं भारत में वर्षा का वितरण, यानी वर्षा का बंटवारा, किस तरीके से बारिश कहाँ का ज़्यादा होती है, कहाँ कम होती है, तो ये हमें अब देखना है। तो भारत के उत्तर पूर्वी एवं पश्चिमी तट के भागों में लगभग 400 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान और इससे सटे पंजाब, हरियाणा, गुजरात में 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। अगर बात करें दक्षिण पठार के बारे में, तो दक्षिण पठार के जो आंतरिक भाग हैं और जो पश्चिमी घाट है जिसे सह्याद्री भी बोलते हैं, उसके पूर्व में भी जो है कम वर्षा देखने को मिलती है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के लेह में भी कम वर्षा होती है, जो कि अभी हमने पढ़ा था मानसून में। भारत में कई निम्न वर्षा वाले क्षेत्र हैं, यानी भारत में कई ऐसी जगह हैं, ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे बहुत कम वर्षा होती है, जैसे पश्चिमी राजस्थान, गुजरात के कुछ क्षेत्र तथा पश्चिमी घाटों के वृष्टि छाया क्षेत्र। वर्षा कम होने के कारण इन क्षेत्रों में सूखे की आशंका भी होती है। इसके अलावा भारत में सबसे अधिक वर्षा मेघालय के मासिनराम में होती है। इसके बाद है मानसून एकता का परिचायक। ये आपके इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद ये चैप्टर खत्म, तो इसको भी पढ़ लेते हैं। हिमालय अत्यंत ठंडी पवनों से भारतीय उपमहाद्वीप की रक्षा करता है। इसके कारण उच्च अक्षांशों के बावजूद भी उत्तर भारत में निरंतर ऊंचा तापमान बना रहता है। इस प्रकार प्रायद्वीपीय पठार में तीनों ओर से समुद्री के प्रभाव से ना तो अधिक गर्मी पड़ती है और ना ही अधिक सर्दी पड़ती है। इस समकारी प्रभाव के कारण तापमान की दिशाओं में बहुत कम अंतर पाए जाते हैं, परंतु फिर भी भारतीय प्रायद्वीपीय पर मानसून की एकता का प्रभाव बहुत ही स्पष्ट है। वर्षा की अनिश्चितता तथा उसका असमान वितरण मानसून का एक विशिष्ट लक्षण है। संपूर्ण भारतीय भूदृश्य, जीव, वनस्पति, कृषि चक्र तथा मानव जीवन एवं उनके विभिन्न त्योहारों, उत्सव हो गया, जितने भी इनके त्योहार होते हैं, उत्सव होते हैं, तथा सभी इन मानसूनी लय के चारों ओर घूम रहे हैं। उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम सभी भारतवासी इस मानसून के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। इसके अलावा ये मानसूनी पवन हमें जल प्रदान करती है तथा कृषि की प्रक्रिया में तेजी लाती है एवं संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधती हैं। भारत में स्थित सभी नदी घाटियाँ जो इन जलों का संवहन करती हैं, उन्हें भी एक नदी घाटी का नाम दिया जाता है। तो ये था इस वीडियो का लास्ट टॉपिक। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए चैप्टर के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।